नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट वैभव राणा। आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी तक हमने हमारी इलेक्शन ट्रेनिंग के 2 भाग पूरे कर लिए हैं। प्रथम भाग में हमने वीवीपैट, कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट तीनों की विस्तृत चर्चा की थी। दूसरे भाग में हमने कोविड प्रोटोकॉल, पोस्टल बैलेट, मॉक पोल एवं उससे पहले पोलिंग पार्टियों की रवानगी, ये टॉपिक्स हमारे अब तक कवर हो चुके हैं। मॉक पोल के वीडियो के अंदर, क्योंकि वो वीडियो बहुत लंबा हो गया दोस्तों, और उसकी स्लाइड, क्योंकि 2 प्रकार के मॉक पोल सर्टिफिकेट्स हैं, तो इन सबको क्लियर करते हुए उसको हमने इस भाग में ऐड किया है। मॉक पोल का सर्टिफिकेट जो आपको बनाना है, सर्वप्रथम हम वो कवर करेंगे और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आज के भाग में हम आप लोगों के द्वारा किए जाने वाले कर्तव्यों की बात करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम देख लेते हैं मतदान की जो प्रक्रिया, मॉक पोल के बाद क्या कहना चाहती हैं हमारी स्लाइड। प्रथम मतदाता के हस्ताक्षर से पूर्व पोलिंग ऑफिसर प्रथम पीठासीन अधिकारी के साथ कंट्रोल यूनिट में टोटल की जांच करेगा एवं फॉर्म 17A में स्याही से लिखेगा कंट्रोल यूनिट में टोटल चेक किया गया एवं शून्य पाया गया। कुल मिला के कहना चाहते हैं कि 17 में शुरुआत में एक एंट्री कर दी जाए कि टोटल बटन चेक कर लिया गया। हालांकि 2 सर्टिफिकेट्स, एक मॉक पोल का सर्टिफिकेट है और दूसरा है मॉक पोल का एक और सर्टिफिकेट जो इस बार इंट्रोड्यूस किया गया है। वहाँ भी इस प्रकार के पॉइंट की चर्चा की जाएगी। मतदान अधिकारी तृतीय द्वारा कंट्रोल यूनिट का बैलेट बटन दबाते ही कंट्रोल यूनिट पर बिजी लैंप जल जाएगा। इसकी विस्तृत चर्चा हम पूर्व में कर चुके हैं। और गोपनीय मतदान कक्ष के अंदर रखे बैलेट यूनिट पर रेडी लैंप जल जाएगा। मतदाता द्वारा अपने पसंद के उम्मीदवार के नाम के आगे लगे हुए नीले बटन को दबाया जाएगा और इससे उनका वोट कास्ट हो जाएगा। वीवीपैट की स्क्रीन पर पर्ची आएगी, ये हम आपको सब कुछ बता चुके हैं। यह पर्ची 7 सेकंड के लिए स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी। तो ये कुल मिलाकर ये मतदान की पूरी प्रक्रिया यहाँ बताई गई है। इस प्रक्रिया को शुरू करते हुए, आगे बढ़ते हुए हम सर्वप्रथम देख लेते हैं मॉक पोल सर्टिफिकेट। तो दोस्तों, मित्रों, हमारी टीम के मेंबर्स, ये देख लें कि मॉक पोल सर्टिफिकेट ऐसा दिखाई देता है। ये एक मॉक पोल सर्टिफिकेट स्पेसिमेन आप लोगों के लिए बनाया गया है। स्पेसिमेन में आप देख सकते हैं सर्वप्रथम ऊपर से लिखा है प्रमाणित किया जाता है। ये पीठासीन अधिकारी का नाम है, कहाँ वो चुनाव कराने गए हैं उसका एड्रेस, समय किस समय उन्होंने ये मॉक पोल ऑर्गेनाइज किया था, कंट्रोल यूनिट की नंबर, कंट्रोल यूनिट की संख्या, बैलेट यूनिट की संख्या, क्रम संख्या, वीवीपैट की क्रम संख्या, ये तीनों आपको लिखनी है। किन मशीनों से मॉक पोल कराया गया। इसके बाद फर्स्ट पॉइंट है जो कहता है प्रत्येक प्रत्याशी व नोटा सहित कुल पड़े मतों की संख्या। तो याद करिए दोस्तों, मॉक पोल के समय आपको ये बताया गया था कि मॉक पोल में 50 वोट डालने हैं, न्यूनतम 50, जिनमें सभी कैंडिडेट्स को विभाजित करते हुए वोट्स आप डालेंगे, न्यूनतम 1 वोट नोटा को अवश्य जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे। यह सत्यापित किया गया है कि सभी प्रत्याशियों एवं नोटा का बटन दबाया गया। तब एलईडी लाइट जल रही थी। तो ये कुछ डिटेल्स हैं, आपकी मशीन के बारे में भी ये डिटेल्स कवर करती हैं। एलईडी जल रही थी, बीप की साउंड आ रही थी और ये सुनाई भी ठीक प्रकार से दे रही थी। कुल मिला के मशीन की वर्किंग की जो जांच इसके अंदर हमने की है वो ओके है, ये यहाँ लिखा है। दिखावटी मतदान के समय प्रत्याशियों वार जो भी प्रत्याशी हैं, वहाँ अभ्यर्थी हैं जिन्होंने चुनाव के लिए आवेदन किया है लड़ने के लिए, उन सभी को उनके जो मत पड़े हैं उनका विवरण इसके अंदर दिया जाता है। तो विवरण किस प्रकार से दिया जाता है ये देख लीजिए। प्रत्याशी का नाम है, दिखावटी मतदान के दौरान जो वोट्स एजेंट्स के द्वारा डाले गए अपने अपने कैंडिडेट को, उनकी संख्या है। इसके बाद परिणाम CU यानी कि कंट्रोल यूनिट के ऊपर जब हमने रिजल्ट दबा के, जो CRC है दोस्तों, क्लोज रिजल्ट क्लियर, तो रिजल्ट जब हमने दिखाया था उस रिजल्ट में कितने मतदान पर कैंडिडेट कितने वोट्स दिखाई दिए। तीसरी चीज़ जो कन्फर्मेशन करती है वो है हमारी वीवीपैट की पर्ची। वीवीपैट की पर्ची से ये इसको क्रॉस चेक किया जाता है। क्रॉस चेक कितने वोट्स आपने अपने पास लिखे हैं जो आपने डाले हैं,
कंट्रोल यूनिट के अंदर कितने वोट्स पड़े हुए हैं। तीसरी चीज़ है हमारी पर्ची, कितनी पर्चियाँ निकली हैं। इसके साथ में आखिरी कॉलम है कि क्या इन सब का मिलान हो रहा है। तो यहाँ आपकी एंट्री हाँ ही आएगी। अच्छे प्रकार से आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया है और उस प्रशिक्षण के अनुरूप आपने एक बहुत अच्छा छद्म दिखावटी मॉक पोल कराया है। चौथा पॉइंट कहता है कृपया निम्न विवरण स्वयं अंकित करें। ये लाइन आपको स्वयं लिखनी होती है। मैंने ईवीएम में डाले दिखावटी मतों को हटा दिया है, यानी कि आपने क्लियर कर दिया है, सीआरसी हो गया है, तथा छपी हुई पर्चियों का मिलान भी करा दिया है। और ड्रॉप बॉक्स जो है वो कौन सा ड्रॉप बॉक्स है दोस्तों, ये वीवीपैट का ड्रॉप बॉक्स। यदि आपने हमारा भाग 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर हमारा भाग 1 देखिए। वहाँ विस्तृत चर्चा तीनों यूनिट्स की गई है। किस प्रकार से इस कंपार्टमेंट को हम सील करते हैं, कैसा ये दिखता है, मॉक पोल के दौरान इनकी सीलिंग। और चौथा भाग इसके बाद जो मैं लाने वाला हूँ वो होगा सीलिंग वीडियो, जिसमें आपको प्रॉपर सील करते हुए हम इस मशीन की एक वीडियो बनाएंगे, ये डाल दी जाएगी। इससे आपकी बहुत सहायता होगी। तो ये कुल मिलाकर आपको इस प्रकार से लिखना है कि टोटल बटन दबाकर भी दिखा दिया गया था कि डिस्प्ले में कोई वोट नहीं पड़ा है और वास्तविक मतदान के लिए हमारी मशीन तैयार है। ये है मॉक पोल का दूसरा भाग, जहां आपके द्वारा इन एजेंट्स के हस्ताक्षर लिए जाते हैं। जो भी एजेंट्स वहाँ प्रेजेंट हैं उन सभी के हस्ताक्षर लिए जाते हैं। आपके समक्ष हमने ये छद्म मतदान कराया है, इस पर आप साइन कीजिए और इन सभी के कैंडिडेट का नाम, इनके दल का नाम और इनके हस्ताक्षर, ये है हमारा दिखावटी मतदान का सर्टिफिकेट। तो आइए बढ़ते हैं आगे दोस्तों। ये कह रहे हैं सील करने से पूर्व टोटल बटन दबाकर 0 सुनिश्चित कर लें, मशीन को ऑफ करना ना भूलें। देखिए इस पॉइंट को हम जिस समय ये वीडियो बनाएंगे, सीलिंग वीडियो, उसमें हम इस पॉइंट को और अच्छे से कवर करेंगे। हम दिखाएंगे कि छद्म मतदान हो चुका है और उसके उपरांत टोटल बटन दबाकर चेक करते हुए मैं उस वीडियो में आपको दिखाई दूंगा। आपको दिखाया जाएगा कि देखिए इस प्रकार से टोटल बटन मैंने चेक किया और इस मशीन के अंदर ये 0 दिखा रहा है। इसके उपरांत मैं मशीन को बंद करूंगा और आपको सीलिंग पूरी प्रक्रिया दिखाऊंगा। नेक्स्ट, अब ये कंडीशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूर्व में भी आपको बताया गया था। इसको आज हम और अच्छे डिटेल में इसको पढ़ने जा रहे हैं। मतदान प्रारंभ होने से पूर्व, इसका तात्पर्य क्या है दोस्तों? मतदान प्रारंभ होने से पूर्व का मतलब है मॉक पोल के समय। मॉक पोल के समय यदि आपकी तीनों यूनिट्स में कोई भी त्रुटि आ जाती है, कोई भी एरर आ जाता है, ऐसे एरर्स जिनके बारे में हम आपको अभी इस वीडियो में लास्ट में बताने वाले हैं, जिन एरर्स पे आप आसानी से काम कर सकते हैं, इनके अलावा यदि कोई ऐसा एरर है जिस पे आप कार्य नहीं कर सकते हैं और आपने अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट महोदय को सूचित कर दिया है, उनके साथ आए इंजीनियर महोदय या मास्टर ट्रेनर महोदय के द्वारा भी ये मशीन ठीक नहीं होती है और इसकी रिप्लेसमेंट करनी पड़ती है। इस कंडीशन में क्या करना है, मॉक पोल के समय तीनों यूनिट्स, कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट एवं वीवीपैट, इन तीनों यूनिट्स में से जिस भी यूनिट में खराबी आएगी हम केवल उसी यूनिट को बदल देंगे। तो दोस्तों मॉक पोल तो कंडक्ट होगा, उससे पूर्व जब आपने कनेक्शन किए हैं और स्विच ऑन किया है, यदि कोई ऐसा एरर प्रदर्शित होता है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता, ना आपके द्वारा ना टीम के द्वारा, आई हुई टीम के द्वारा, यानी कि सेक्टर महोदय एंड उनकी टीम, इसके द्वारा भी ये ठीक नहीं होता है, इस कंडीशन में मशीन का केवल वो भाग, कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट या वीवीपैट, तीनों में से जो भी जिस भी भाग में खराबी होगी वही बदल दिया जाएगा। दूसरी कंडीशन है दोस्तों, वास्तविक मतदान शुरू हो गया है। इस वास्तविक मतदान शुरू होने के उपरांत यदि तीनों यूनिट में से कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट में से कंट्रोल यूनिट या बैलेट यूनिट में ऐसा एरर आ जाता है पूर्व की कंडीशन के तहत, आपके द्वारा या आपके द्वारा बुलाए गए सेक्टर महोदय एवं उनकी टीम के द्वारा भी ये मशीन ठीक नहीं होती है, तो इस कंडीशन में दोस्तों ये तीनों बदली जाएंगी। फिर से नोट कीजिए, कंडीशन है कंट्रोल यूनिट या बैलेट यूनिट के खराब होने पर ये तीनों बदली जाती हैं। दूसरी कंडीशन है यदि केवल वीवीपैट खराब होता है, और ये खराबी कब आ रही है दोस्तों? वास्तविक मतदान के समय। यदि केवल वीवीपैट खराब होता है तो सिर्फ वीवीपैट बदला जाएगा।
फिर से एक लाइन में इसके वन लाइनर ख़त्म करते हैं। वास्तविक मतदान के समय यदि बैलेट यूनिट या कंट्रोल यूनिट में कोई खराबी आती है जो ठीक ना हो पा रही हो, ऐसी कंडीशन में तीनों यूनिट्स को बदला जाएगा। यदि वास्तविक मतदान के समय वीवीपैट में ऐसी कोई खराबी आ गई है जो उसको ठीक नहीं किया जा सकता है, तो इस कंडीशन में केवल वीवीपैट को बदला जाएगा। और दोस्तों, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न उठता है, क्योंकि हमारी मशीन यदि BU और CU बैलेट यूनिट या CU के ख़राब होने के कारण बदली गई है, तो क्या यहाँ मॉक पोल होगा? क्योंकि आपकी तीनों यूनिट्स नई आई हैं। फिर से प्रक्रिया वही है जैसे आप मॉर्निंग में पहुँचे थे, एक दिन पहले पहुँचे थे, माफ़ कीजिएगा, मशीन लेकर। आप उस लाइन को याद कीजिए जो मैंने आपको बताई थी, मॉक पोल नहीं तो मतदान नहीं। जी हाँ, इस मशीन पर भी मॉक पोल होगा, परंतु इस बार शॉर्ट मॉक पोल होगा, यानी कि एक छोटा मतदान। और इस छोटे मतदान में यानी कि शॉर्ट मॉक पोल में आपको क्या करना है, आपने फिर से मशीन को रिसीव किया है, आपके पास मशीन एक और आ गई है। इस मशीन के अंदर शॉर्ट मॉक पोल जो है वो प्रत्येक कैंडिडेट को केवल एक वोट, ये है शॉर्ट मॉक पोल। पूरा मॉक पोल हमारा क्या है, 50 मत, न्यूनतम 50 मत सभी को विभाजित करते हुए, और नोटा को एक वोट ज़रूर डालना है। यहाँ भी वही कंडीशन है, परंतु सबको केवल एक एक वोट, यानी कि हम अब बटन्स को चेक कर रहे हैं, क्योंकि वास्तविक मतदान शुरू हो चुका है और वास्तविक मतदान का समय भाग रहा है, दौड़ रहा है। तो आपको कार्रवाई तो करनी है, मगर त्वरित करनी है, और मॉक पोल आवश्यक है। मॉक पोल नहीं तो मतदान नहीं। तो याद रखिएगा दोस्तों, यदि वास्तविक मतदान के समय तीनों यूनिट्स को बदला गया है, तो ऐसी कंडीशन में एक शॉर्ट मॉक पोल होगा। बहुत लोगों का प्रश्न ये रहता है कि सर वीवीपैट बदला गया है तो क्या मॉक पोल होगा या नहीं होगा? जी नहीं, मॉक पोल नहीं होगा। बस ये सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि हमारे वीवीपैट के अंदर कोई पर्चियाँ पहले से नहीं हैं, और उसके कंपार्टमेंट को आप एजेंट्स को दिखाते हुए सील कर देंगे। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं हमारी स्लाइड क्या कहती है। मतदान प्रारंभ होने से पूर्व किसी यूनिट में खराबी होने पर केवल वही यूनिट बदल दी जाएगी। मतदान प्रारंभ होने के पश्चात वीवीपैट खराब होने पर केवल वीवीपैट ही बदला जाएगा। इस दशा में मॉक पोल नहीं किया जाएगा। वीवीपैट खराब होने की दशा में, बदले जाने की दशा में मॉक पोल नहीं होगा। CU/BU कंट्रोल यूनिट या बैलेट यूनिट के खराब होने पर तीनों को एक साथ बदल दिया जाएगा। ऐसी दशा में मॉक पोल पुनः होगा, परंतु इस बार ये एक शॉर्ट मॉक पोल होगा। प्रत्येक कैंडिडेट नोटा सहित सबको एक एक वोट डाला जाएगा। खराब हुई यूनिट पीठासीन अधिकारी अपने पास ही रखेंगे, क्योंकि आपने इसको भी रिसीव किया है, और जो दूसरी मशीन लाकर दी गई है उसको भी आपने रिसीव किया है। आप ही इसको शाम को मतदान समाप्ति के बाद, जहां से आपकी पार्टियों ने प्रस्थान किया है, वहां जमा कराएंगे। तो बढ़ते हैं आगे। कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट को जोड़ने वाला तार वोटिंग कंपार्टमेंट के अंदर इस प्रकार हो। देखिए, ये हम आपको बता चुके हैं कि एक आदर्श बूथ कैसे बनाना है और तार को किस प्रकार से आपको रखना है, इस प्रकार से उनको कनेक्ट करना है कि ये किसी के पैरों में, यानी कि मतदाता या एजेंट्स या आपकी टीम जब उस कमरे के अंदर इधर उधर आवाजाही करेगी कार्य से, तो वो किसी के पैरों में ना उलझे। साथ ही साथ यह भी ध्यान रखा जाए कि मतदाता को मतदान कक्ष में जाते समय और आते समय उसे लांघना ना पड़े। वोटिंग कंपार्टमेंट में BU और वीवीपैट रखे जाते हैं, ये आपको पूर्व में बता दिया गया है। मतदान अधिकारी तृतीय कंट्रोल यूनिट को अपने पास रखता है। आने वाले सेगमेंट में हम इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। देखिए, इस प्रकार से ये व्यक्ति यहाँ से गुजर रहे हैं और ये यहाँ पैरों में इनके तार उलझ रही है, परंतु इससे बेहतर ये होगा कि इनकी आवाजाही यहाँ से रखी जाए। देखिए, जहाँ मैं एरो बना रहा हूँ यहाँ से ये आए हैं, इस एरिया से इनका कोई लेना देना नहीं है और वायर्स यही हैं। खैर, ये एक उदाहरण था। आपको आदर्श बूथ कैसे बनाना है ये मैं आपको विस्तार से बता चुका हूँ। मतदान अधिकारी एवं एजेंट, यानी कि मतदान एजेंट इस प्रकार बैठाए जाएंगे कि उनको BU और वीवीपैट ना दिखाई दे। तो ये चर्चा हम कर चुके हैं, फिर से यहाँ इसकी डिटेल दी गई है। फिर से इसको रिवाइज करते हैं कि आपका जो वोटिंग कंपार्टमेंट है वो ऐसे बनेगा कि उसके पीछे दीवार हो, खिड़की या कोई आला या कोई इस प्रकार का रोशनदान ना हो जहाँ से कोई झांक सके, या मतदाता का मतदान
उसकी गोपनीयता भंग हो रही हो। याद रहे, यह ये भी सुनिश्चित करेंगे कि इसके ऊपर कैमरा भी ना हो, वोटिंग कंपार्टमेंट के ऊपर कैमरा ना हो। लास्ट थिंग, ये वीवीपैट से जुड़ा है। और वोटिंग कंपार्टमेंट में क्या ध्यान रखा जाता है? सही सोच रहे हैं, कोई भी ऐसी लाइट जैसे हेलोजन या कोई ऐसी हैवी लाइट जो हमारे वीवीपैट की जो वोटिंग स्लिप व्यूइंग विंडो है, जहाँ से वोटिंग स्लिप दिखती है, उसको कोई हानि ना पहुँचा दे। खैर, आगे बढ़ते हैं। यह ना देख सके, कोई भी यह ना देख सके कि मतदाता ने किस बटन को दबाकर अपना मत रिकॉर्ड किया। एजेंट को इस प्रकार बैठाया जाए कि वे मतदाता के अंदर आते समय उसका चेहरा देख लें एवं जिस समय उसकी पहचान मतदान अधिकारी प्रथम करते हैं उसी समय वो भी इसको देख ले, और यदि कोई आपत्ति है तो इसी समय उस आपत्ति को दर्ज करा दें। वह यह भी देख ले कि पीठासीन अधिकारी या तृतीय मतदान अधिकारी की मेज पर रखी कंट्रोल यूनिट का संचालन किस प्रकार हो रहा है। तो एजेंट्स को ये भी दिखाना है कि देखिए इस प्रकार से संचालन हो रहा है हमारे द्वारा, इस पर पैनी नज़र बनाए रखिए। तो दोस्तों, जिस सेगमेंट का आपको बेसब्री से इंतज़ार था वो आ गया है, आप सभी के कर्तव्य। सर्वप्रथम हम कवर करेंगे मतदान अधिकारी प्रथम, इनके क्या कर्तव्य होते हैं। मतदान अधिकारी प्रथम के पास चिन्हित, यानी कि जो निर्वाचक नामावली है उसकी चिन्हित प्रति होती है। अभी चिन्हित प्रति क्या है, इसको फिर से रिपीट करते हैं। इस चिन्हित प्रति के अंदर पोस्टल बैलेट मतदाता, इनको लाल रंग से मार्क किया जाता है। ये कौन मतदाता हैं दोस्तों? जी हाँ, आप और हमारे जैसे कार्मिक जो चुनाव में लगे हैं और उनके क्षेत्र में चुनाव उसी दिन है जहाँ जिस दिन उनकी ड्यूटी लगी है, उसी क्षेत्र के वो रहने वाले हैं। तो इस कंडीशन में ये चिन्हित कर लिया जाता है और ये अंत समय पे चिन्हित किया जाता है, इसलिए इसको छाप के नहीं दे सकते, मार्क करके दिया जाता है। और आरओ महोदय द्वारा ये प्रति साइंड मिलेगी, उन्हीं के द्वारा ये चिन्हित भी रहती है। तो पूर्व से आपको चिन्हित प्रति मिलती है, जो यानी कि उसमें पूर्व से कौन सा चिन्ह मिलता है? पोस्टल बैलेट का चिन्ह। एक चिन्ह आप बनाते हैं, वो है ASD मतदाता का चिन्ह, एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड। इसकी विस्तृत चर्चा हमने पूर्व में भी की है और आज भी मैं इसकी विस्तृत चर्चा करूंगा। तो मतदान अधिकारी प्रथम के पास क्या होता है? निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति। इसके अलावा जितने भी पीठासीन महोदय इस वीडियो को देख रहे हैं, इसके अलावा निर्वाचक नामावली की कितनी प्रतियां मिलती हैं? 3 प्रतियां मिलती हैं। सर्वप्रथम निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति, और इसके अलावा 2 और प्रतियां मिलती हैं जो इसी के जैसी दिखती है, परंतु उनमें पोस्टल बैलेट मतदाताओं के चिन्ह नहीं होते और आरओ महोदय द्वारा उस पर साइन नहीं किए होते। बस ये इनमें फ़र्क होता है। तो ये चिन्हित प्रति से भिन्न 2 प्रतियां हैं। ये प्रतियां आपके बूथ के ऊपर रखी रहती हैं अवलोकन के लिए, जैसे एजेंट्स हो गए या पीठासीन महोदय को कुछ देखना है, मतदान अधिकारी द्वितीय को कुछ देखना है, तो ये अवलोकन के लिए 2 प्रतियां एक्स्ट्रा मिलती हैं। ये प्रति इम्पॉर्टेंट है, चिन्हित प्रति। प्रथम मतदान अधिकारी निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति अपने पास रखेगा। मतदाता सूची में दर्ज मतदाता ही वोट डाल सकता है, चाहे उसका पहचान पत्र अन्य किसी स्थान का हो। याद रखिएगा, इस बार वैकल्पिक पहचान पत्र, इलेक्टोरल्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जिसको इपिक बोला जाता है, या आप इसको वोटर आईडी कार्ड बोल देते हैं लेमन लैंग्वेज में। इसके अलावा 12 ऐसे वैकल्पिक पहचान पत्र हैं इस बार, जिनके द्वारा एक मतदाता की पहचान सुनिश्चित करनी है। तो मैं फिर से रिपीट करता हूं, जो अब तक 11 वैकल्पिक पहचान पत्र थे वोटर आईडी कार्ड के अलावा, वो इस बार 12 हो गए हैं। अभी वैकल्पिक पहचान पत्र आएंगे तो मैं यहाँ के 11 पढ़ूंगा और जो 12वां ऐड हुआ है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो यहाँ देखिए क्या कर रहे हैं, मतदाता की पहचान भी इन्हें करनी है। मतदाता 3 प्रकार का होता है, पुरुष, महिला या थर्ड जेंडर। यदि कोई पुरुष मतदाता आपके बूथ पर आता है तो ऐसे मतदाता की पहचान करने के साथ या पहचान करने के बाद आप इस मतदाता के नाम के नीचे रेखांकित अंडरलाइन का निशान या इसको रेखांकित और अंडरलाइन कर देंगे। दूसरी कंडीशन है, यदि ये महिला मतदाता है, महिला मतदाता की कंडीशन में आप इनकी वैकल्पिक 12 वैकल्पिक पहचान पत्रों से जांच करने के बाद रेखांकित करेंगे
साथ में सही का निशान लगाएंगे। अंडरलाइन एंड टिक ये दोनों लगाने हैं आपको। तीसरा मतदाता है हमारा थर्ड जेंडर। यदि कोई थर्ड जेंडर आपके बूथ पर वोट डालने आता है तो इस केस में आपको क्या करना है, रेखांकित करना है, अंडरलाइन करना है और गोले का निशान लगाना है। राउंड एक गोले का निशान उनके नाम के ऊपर लगाना है। याद रखिए, निशान लगाने से पहले आपको उनकी जो फोटो पहचान पत्र है उससे जांच सुनिश्चित कर लेनी है कि वही मतदाता है। थर्ड जेंडर में क्रमांक में गोले का निशान यही सामने लिखा है, आप चाहे थ्योरी को पढ़ सकते हैं, पॉज करके इसको आराम से पढ़ सकते हैं। इसके बाद प्रथम मतदान अधिकारी एएसडी की सूची के मतदाताओं का मिलान मतदान से पूर्व एक दिन पहले कर लेंगे। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो आइए दोबारा से एएसडी मतदाता को जानते हैं। एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड। चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर, ये वो ऑफिसर हैं जो ग्राउंड जीरो पर चुनाव आयोग के लिए कार्य करते हैं। तो ये ऑफिसर ये हमेशा सुनिश्चित करते रहते हैं कि कोई नए मतदाता जुड़े हैं जो अभी 18 के हुए, कोई नए मतदाता कहीं से आकर यहाँ रहने लगे हैं और वहाँ से वोटर आईडी कार्ड कटवाकर यहाँ जुड़े हैं। कुछ मतदाता या कोई मतदाता ऐसे हैं जिनका देहांत हो गया है, नगर निगम का सर्टिफिकेट देखते हुए ये सुनिश्चित किया जाता है, परिवार के मेंबर्स के द्वारा ये सुनिश्चित कराया जाता है कि इनकी मृत्यु हो गई। ऐसे सभी तमाम प्रकार के मतदाताओं की सूची समय समय पर अपडेट करते रहना ये बीएलओ महोदय का कार्य होता। तो बीएलओ महोदय जब अपने कार्य क्षेत्र में पहुंचते हैं तो वहां पता करते हैं कि मिस्टर एक्स, ये हमारा उदाहरण है, मिस्टर एक्स हैं कि नहीं, और इनकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाती है। जानकारी मिलती है तो इतनी कि साहब ये मालूम नहीं कहाँ है। बीएलओ महोदय चुनाव तक इसकी पूरी जांच करते रहते हैं समय समय पर, सचेत रहते हुए, परंतु सूचना आखिर में भी यही प्राप्त होती है कि साहब मालूम नहीं ये कहाँ है। तो ये थोड़ा सा डाउटफुल सिनेरियो हो गया, तो इसको ऐसे मतदाता को बीएलओ एब्सेंट श्रेणी में रख लेते हैं कि ये एब्सेंट है, मिल नहीं रहे। दूसरी श्रेणी है शिफ्टेड श्रेणी। ये भी डाउटफुल है, क्यों? क्योंकि आसपास के लोगों द्वारा ऐसी जानकारी दी जा रही, परंतु इसकी कोई कंफर्मेशन वोटर के द्वारा नहीं की गई कि मैं यहाँ से शिफ्ट हो गया। जैसे ही बीएलओ महोदय पहुँचते हैं तो पता लगता है सर ये शिफ्ट हो गए हैं। कहाँ शिफ्ट हो गए हैं, कब शिफ्ट हुए हैं, इसकी कोई जानकारी नहीं, पुख्ता सबूत इसके भी नहीं। तीसरी कंडीशन आती है डेड यानी कि मृत। ऐसे मतदाता जिनकी सूचना बीएलओ महोदय को क्षेत्र में घूमते हुए पता चलती है कि सर इनकी शायद मृत्यु हो गई, मृत्यु का पुख्ता सबूत इनके पास नहीं है, या आयोग को इसकी अभी पूर्णतः सूचना नहीं हुई है कि ये इनका डेथ सर्टिफिकेट जारी हो गया है, नगर निगम से ये क्रॉस चेक होता रहता है, समय समय पर इसको सूची को अपडेट किया जाता है आयोग द्वारा। तो ये 3 कंडीशन है, तीनों क्या है? डाउटफुल, संदिग्ध, इसलिए इनकी सूची अलग से दी जाती है। ये बीएलओ महोदय द्वारा आखिरी समय पर जारी करके आपको अलग से दी जाती है। इस सूची को एक रात पहले मतदान अधिकारी प्रथम मार्क कर लेंगे अपनी चिन्हित प्रति में, निर्वाचक नामावली की जो उनके पास है। तो जैसे ही ऐसा मतदाता वोट डालने आता है तो इस मतदाता को एक घोषणा करनी है। एनेक्स्चर 16 अनुलग्नक 16 में ये अपनी घोषणा करता है, मैं एएसडी सूची का मतदाता हूँ। एएसडी का मतलब है एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड। एब्सेंट अनुपस्थित, शिफ्टेड स्थानांतरित, डेड मृत। तो यदि ये मतदाता अपनी पहचान सुनिश्चित कराता है अपने वोटर आईडी कार्ड से, अपने साथ लाए 12 वैकल्पिक पहचान पत्रों में से किसी एक को, यदि ये लाया है वोटर आईडी कार्ड के अलावा, तो ये उससे अपनी पहचान सुनिश्चित करा रहा है। साथ ही साथ आप वहाँ उपस्थित एजेंटों से, यानी कि ये कार्य पीठासीन अधिकारी महोदय भी करेंगे कि आप ये कंफर्म करेंगे कि भाई ये मतदाता एएसडी सूची से है, थोड़ा बहुत कंफर्म कर सकते हैं। इसके बाद यदि ये अपनी जांच सुनिश्चित कराता अपने दस्तावेजों से, तो मतदान अधिकारी प्रथम इनकी एक घोषणा एनेक्स्चर 16 में भरवा लेंगे। घोषणा का प्रारूप देखते हैं कैसा है। ये है एएसडी मतदाताओं की सूची, एएसडी सूची के मतदाता की घोषणा। मैं सत्य निष्ठापूर्वक घोषणा एवं पुष्टि करता हूँ या करती हूँ कि मैं वही व्यक्ति या महिला हूँ जिसका नाम, अपना नाम, निर्वाचन क्षेत्र और यहाँ
जनवरी माह की प्रथम अहरक तिथि यानी कि जो भी डेट है तक दर्ज है, यानी कि ये कहना चाहते हैं कि निर्वाचक नामावली में मेरा नाम जो दर्ज है, मुझे ज्ञात है कि निर्वाचन के दौरान प्रतिरूपण भारतीय दंड संहिता की धारा 17 यानी कि ये एक 171 171 धारा है ये, तो इसके तहत सजा का प्रावधान है। यदि मैं ऐसा गलत कर रहा हूँ यानी कि किसी और की जगह वोट डाल रहा हूँ, तो ये एक प्रकार की घोषणा है कि मैं अपनी ही वोट डाल रहा हूँ। ये अपना यहाँ अंगूठा और हस्ताक्षर यहाँ करते हैं और इसके बाद ही प्रमाणित करते हुए पीठासीन महोदय इनको वोट डालने के लिए एलिजिबल कर देते हैं। एक रोल और है इसका एएसडी मतदाता का, ये मतदान अधिकारी द्वितीय में भी आएगा। पूर्व में ही मैं आपको बता दूं कि एएसडी मतदाता जब 17 क रजिस्टर जो कि मतदान अधिकारी द्वितीय के पास है, जब उनके पास जाता है तो ये ज़रूर सुनिश्चित करेंगे कि इनके अंगूठे का निशान ज़रूर लेना है। आइए बढ़ते हैं आगे। ये है वैकल्पिक फ़ोटो पहचान दस्तावेज। तो ये वैकल्पिक फ़ोटो पहचान दस्तावेज आपके सामने लिखे हैं 11। इन 11 के अलावा 12वां जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये 11 आपके सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथ ही साथ आप पॉज करके इनको अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये सभी वैकल्पिक फ़ोटो पहचान दस्तावेज एपिक यानी कि वोटर आईडी कार्ड के अलावा हैं। यानी कि कुल कितने दस्तावेज हो जाएंगे अगर हम वोटर आईडी कार्ड को मिला लें? 13। तो 12वां जो है वो है यूनिक डिसेबिलिटी आईडी यानी कि यूडीआईडी कार्ड, यानी कि डिसेबल्ड पर्सन्स को जारी होता है। ये कार्ड इस कार्ड के अलावा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय इसके तहत ही आता है भारत सरकार के। ये जो कार्ड है यूनिक डिसेबिलिटी आईडी, ये जो कार्ड है ये किसके तहत बन रहा है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार, इनके द्वारा ये कार्ड बनाया जाता है। तो ऐसे 12 एपिक वोटर आईडी कार्ड यानी कि ईपीआईसी, इसके अलावा 12 वैकल्पिक फ़ोटो पहचान दस्तावेज हैं। इसकी लिस्ट मतदान अधिकारी प्रथम अपने सामने अपनी टेबल पर रखेंगे और इन्हीं के आधार पर एक मतदाता की पहचान करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ से शुरू होते हैं हमारे मतदान अधिकारी द्वितीय के कर्तव्य। हमारे मतदान अधिकारी द्वितीय अक्सर ऐसा कहते हैं कि हमारे पास सर बहुत काम है। काम सभी के पास है और आप सब एक टीम है। तो बात करते हैं द्वितीय मतदान अधिकारी की। द्वितीय मतदान अधिकारी 17 क रजिस्टर 17A ये इन्हीं के पास रहता है। अमिट शाही लगाने का कार्य यही करते हैं। मतदाता पर्ची जारी करने का कार्य भी यही करते हैं। और यहीं आपको बता दें कि यदि मतदान अधिकारी द्वितीय महिला हैं तो आने वाली पर्दानशी महिलाओं की जांच यानी कि चेहरा देखकर पहचान भी यही करेंगी। यहाँ आपको ये क्लियर कर देना चाहेंगे, यदि मतदान अधिकारी द्वितीय महिला नहीं है तो इस कंडीशन में महिलाओं की पहचान कौन करेगा? वहाँ तैनात महिला पुलिसकर्मी। आप उन्हें बुला लेंगे और पर्दानशी महिलाओं की पहचान उनसे कराएंगे। तो आइए पढ़ते हैं द्वितीय मतदान अधिकारी की जो ड्यूटीज़ हैं। मतदान अधिकारी द्वितीय 17 क के रजिस्टर के स्तंभ कॉलम में निर्वाचक की भाग संख्या और क्रम संख्या दर्ज कराएगा। आइए हम इसकी आपको फोटो दिखाएं ये कैसा दिखता है। तो देखिए ये है 17 क रजिस्टर। ऊपर में ये डिटेल्स हैं कहाँ आप चुनाव कराने गए हैं, ये सब आप आसानी से भर लेंगे। अब तक लगभग पीठासीन महोदय को तो याद भी हो गई होंगी क्योंकि वो सारे प्रारूप एक रात पहले भर रहे हैं। उन सब में भी अपने एड्रेस डाल रहे हैं तो उनको ये मालूम है। तो यहाँ देखिए क्या है क्रम संख्या। ये क्रम संख्या आपके रजिस्टर 17 क की है। इस 17 क में 1200 मतदाताओं की एंट्री की जगह बनाई जाती है। 1200 तक क्रम संख्या इसमें लिखी है, पहले से छपी आती है। इसके बाद पहला जो कॉलम है वो कहता है निर्वाचक नामावली में निर्वाचक की क्रम संख्या, यानी कि जो निर्वाचक नामावली आपको दी गई है 3 प्रतियों में, उसमें इस वोटर की क्या क्रम संख्या है। अगला पॉइंट कहता है कि निर्वाचक अपने साथ कौन सा वैकल्पिक दस्तावेज अपनी जो पहचान करा रहा है पहचान के तौर पे लाया है। ये कौन है, कौन से हैं भाइयों? ये दोस्तों उन्हीं में से हैं 12 + 1 एपिक। यदि वो वोटर आईडी कार्ड लाता है तो केवल ईपी लिख देंगे।
इनके अलावा 12 दस्तावेज़ों में से जो भी वो लाया है उसकी शॉर्ट फॉर्म या उसका पहला नाम लिख देंगे। पैन कार्ड में जैसे पैन लिखा है, डीएल, ड्राइविंग लाइसेंस में डीएल लिखा है, और आखिरी की 4 डिजिट लिख दीजिए। ये आपको आवश्यक तौर पे करना है। एक इसके बाद तीसरा जो कॉलम है, यहाँ निर्वाचक के हस्ताक्षर एवं अंगूठे का निशान। अंगूठा, जो अंगूठा लगाना चाहता है, जो निरक्षर है अंगूठा लगा रहे हैं, उनका अंगूठा लगवाना है। हस्ताक्षर का मतलब है पूरा नाम। यहाँ मैं एक बात आप लोगों को और बताना चाहूँगा। प्रत्येक पेज के ऊपर मतदान अधिकारी द्वितीय ये ज़रूर सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक पेज के सबसे नीचे वो ये ज़रूर लिखते चलें कि कितने वोट वोटर आईडी कार्ड से पड़े हैं और कितने अन्य दस्तावेजों से। क्योंकि जो PS05 अभी आने वाले उसमें आने वाली है, जो रिपोर्ट पीठासीन को बनानी है, उसमें बहुत आसानी हो जाती है। कितने वोट एपिक वोटर आईडी कार्ड से बने, प्रत्येक पेज पे ये लिखते चलें नीचे। एपिक, जैसे मान लीजिए एक पेज के ऊपर 10 ऐसे मतदाता बने हुए हैं, 10 वोट के लिए कॉलम बना है, क्रम संख्या 10 तक है। इसमें से 6 वोट एपिक से पड़े हैं, 4 वोट अन्य से। तो आप नीचे EP लिखकर -6 अन्य, अदर या अन्य लिख सकते हैं, और -4 प्रत्येक पेज पे आप ये लिख लेंगे तो इतनी आसानी हो जाएगी पीठासीन महोदय को ये बनाने में कि कितने एपिक से, क्योंकि 3-4 जगह इसका जिक्र होता है कि कितने वोट एपिक से पड़े और कितने इसके अलावा। आखिरी कॉलम है टिप्पणियों का कॉलम। ये अलग अलग प्रकार की टिप्पणियां हैं, आगे आने वाली हैं। देखिए इसमें ASD तो लिखा ही हुआ है, मत देने से मना किया, और लास्ट में EDC लिखा है। EDC का जिक्र हमने पोस्टल बैलेट के समय भी किया था। इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट होल्ड, जिनके पास इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट है और वो वहीं के मतदाता हैं जहां उनकी ड्यूटी लगी है। ऐसा एक्सेप्शन होता है, बहुत कम होता है। कई बार ऐसा महिलाओं के केस में देखा गया है। इसके बारे में भी हम आपको अभी डिटेल। लगभग सभी कर्मचारियों को उनकी ट्रेनिंग करते समय, प्रशिक्षण के समय ही प्रशिक्षण कक्षाओं में ये सुविधाएं मिल जाती हैं कि वो अपने मत का प्रयोग पोस्टल बैलेट से कर लें। फिर भी कुछ प्रकरण में महिला मतदान अधिकारियों की ड्यूटी उनके गृह निर्वाचन क्षेत्रों में हो सकती है जहां वे मतदाता के रूप में दर्ज हों। इन्हें निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र, यही है EDC, जारी किया जाएगा। उस स्थिति में वे उस मतदान केंद्र पर व्यक्तिगत रूप से मतदान करेंगी जहां वे निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात हैं। यदि किसी अन्य कारणवश उनकी मतदान में ड्यूटी या रिजर्व में ड्यूटी निरस्त की जाती है या लगने के बाद नहीं होती, तो निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में उनके नाम के विरुद्ध बनाई जाएगी। उन्हें मतदान करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। ऐसे व्यक्ति, चाहे वे निर्वाचन ड्यूटी पर निर्वाचन अधिकारी हों या अन्य कोई लोक सेवक जिनके नाम निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र जारी किया गया है, को अपना मत किसी भी मतदान केंद्र पर देने का अधिकार है, एक ऐसे मतदान केंद्र को छोड़कर जिसमें उसे निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र जारी किया गया है, परंतु उस मतदान केंद्र को सम्मिलित करते हुए जिसमें वह मूलतः ड्यूटी हेतु तैनात है। तो आई थिंक EDC का आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि ये EDC क्या है। तो आइए दोस्तों, इसके पहले वाली स्लाइड पे हम पहुंचते हैं जहां इसकी डिटेल्स लिखी हुई है। तो ये जो मतदान अधिकारी द्वितीय हैं, ये सुनिश्चित करेंगे कि वो 17 क रजिस्टर में सारी एंट्रीज प्रॉपर फिलअप करेंगे। ASD मतदाता के अंगूठे का निशान ज़रूर लेंगे। ये ही अमिट स्याही लगाते हैं। अब अमिट स्याही कैसे लगती है? अमिट स्याही नाखून से खाल की ओर, ये हमारी उंगली है, इसके ऊपर यहाँ से इस प्रकार नीचे से ऊपर की ओर बाएं हाथ की तर्जनी उंगली पर ये अमिट स्याही लगाई जाती है। ये मेरा बायां हाथ है, हो सकता है आपको दायां नज़र आ रहा हो, बट ये मेरा बायां हाथ है। आप अपना बायां हाथ समझ सकते हैं। बाएं हाथ की तर्जनी उंगली पर नीचे से ऊपर नाखून से खाल की ओर, यदि किसी मतदाता की बाएं हाथ की फर्स्ट फिंगर नहीं है, तर्जनी उंगली नहीं है, तो उनकी दूसरी उंगली, इसी हाथ की दूसरी उंगली पर नाखून से उंगली की ओर, यदि ये भी नहीं है तो तीसरी, यदि ये भी नहीं है तो चौथी, अगर ये भी नहीं है तो अंगूठा,
यदि उनकी कंडीशन ऐसी है कि उनका हाथ नहीं है, तो दोस्तों जहाँ तक हाथ है वहीं इसको अमिट शाही को नीचे से ऊपर लगा दी जाएगी। यदि ये हाथ यहाँ तक कटा हुआ है तो यहाँ लगा दी जाएगी, यहाँ तक कटा है तो यहाँ लगा दी जाएगी। और अगर बायां भाग इंक लगाने योग्य स्थिति में नहीं है तो उनके ऐसे अशक्त मतदाताओं के दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली नीचे से ऊपर, यदि ये नहीं है तो दूसरी, इसके बाद तीसरी, चौथी, पांचवी, और यदि दोनों हाथ, ये हाथ क्षतिग्रस्त है या कटा हुआ है, इस स्थिति में नहीं है, तो दूसरे हाथ जहाँ तक वो विजिबल हो वहीं आप नीचे से ऊपर लगा देंगे। यदि दोनों हाथ ऐसे मतदाता के नहीं हैं और वो अपने साथ सहायक लाए हैं, तो इस मतदाता के किसी ऐसे स्थान पर जो आसानी से विजिबल है और उन्हें यानी कि मतदाता को कोई आपत्ति नहीं है ऐसे स्थान पर इंक लगवाने के लिए, तो उनको अमिट शाही उसी स्थान पर लगा दी जाएगी। ये याद रखें कि अमिट शाही ज़रूर लगानी है नीचे से ऊपर की ओर। तो देख लीजिए, बाएं हाथ से शुरू करना है और अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, जो भी सिचुएशन हो तब आप दाएं हाथ पर मूव करेंगे, अन्यथा दाएं हाथ पर केवल और केवल अमिट शाही सहायता करने वाले यानी कि सहायक कैप पर लगती है। अभी मैं आगे वाले सेगमेंट में बताऊंगा। तो मतदाता के लिए हमने कंडीशन क्या रखी है, बाएं हाथ की तर्जनी उंगली। उसके बाद की एक्सेप्शंस हैं, उनको आप रिपीट करके फिर से देख सकते हैं। तो ये अभी तक 2 कर्तव्य हम इनके देख चुके हैं। तीसरा कर्तव्य है मतदाता पर्ची। मतदाता पर्ची की फोटो ये है। मतदाता पर्ची ऐसी दिखती है। मतदाताओं के रजिस्टर के स्तंभ 1 के अनुसार निर्वाचक क्रम संख्या, क्या उनकी क्रम संख्या है, निर्वाचक नामावली में यथा प्रविष्टि निर्वाचक की क्रम संख्या, और मतदान अधिकारी के छोटे से हस्ताक्षर हो जाते हैं। यहाँ ये मतदान अधिकारी द्वितीय ही करते हैं। अब इस पर्ची को देखिए, यहाँ तीनों हमने इसमें कवर कर लिए हैं। आप पढ़ सकते हैं, इसको पॉज करके वीडियो को आराम से पढ़ सकते हैं। यहाँ वही लिखा है जो मेरे द्वारा बताया गया है। ESD लिस्ट के मतदाताओं से अंगूठे का निशान लेना अनिवार्य है। पर्दानशी महिलाओं की या मतदाताओं की पहचान सिर्फ महिला कार्मिक द्वारा ही की जाएगी। अब ये महिला कार्मिक दोनों हो सकती हैं। हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी लगाने से मना करने की दशा में उसे वोट डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके बारे में हम जिक्र करेंगे। नियम 49O के तहत ऐसा मतदाता यदि 17 क में एंट्री कर दे और करने के बाद ये मतदाता मना कर दे, अपनी एंट्री तो ये कर चुका है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि 17 क में जो एंट्री होगी ऐसे मतदाता का वोट कंट्रोल यूनिट में ज़रूर पड़ेगा, परंतु इस मतदाता ने वोट डालने से मना कर दिया है। तो इस कंडीशन में दोस्तों ऐसे मतदाता की टिप्पणी कॉलम में देखिए, यहाँ मैंने आपको दिखाया था, ये देखिए यहाँ लिखा है मत देने से मना किया। ये नियम 49O के तहत ऐसा मतदाता आता है जो मत देने से मना कर देता है। तो यहाँ आप एंट्री कर देंगे, प्रॉपर इनके साइन करा लेंगे, ये सुनिश्चित कर लेंगे कि आपने इनसे नोटा का जिक्र भी किया, इनको बताया नोटा के बारे में, फिर भी ये मत नहीं डालना चाहते थे तो हमने टिप्पणी लिख दी। आगे चलकर इस मत का जिक्र 17G 17C मतपत्र लेखा में किया जाएगा, क्योंकि इस मत को हमें घटाना होगा, क्योंकि ये हमारी 17C में नहीं 70C में लिखा जाएगा। मतपत्र जो लेखा तैयार कर रहे हैं उसके अंदर इसका जिक्र होगा, इस हिसाब से जिक्र होगा। 17K में इसकी एंट्री हो गई, परंतु कंट्रोल यूनिट में ये मत नहीं पड़ा है, तो देयर इज़ अ मिसमैच। इसको क्लियर करने के लिए 17K में इसका जिक्र होगा। यहाँ ये चीज़ याद रखिएगा कि ये जो वोटर है, कुछ मतदाता ऐसे भी आते हैं इस वोटर जैसे ही, जो एंट्री कर देंगे या तो एंट्री करते समय इंक लगवाने से मना कर रहे हैं, या किसी कर्मचारी या कर्मी से बदतमीजी कर रहे हैं, अभद्रता कर रहे हैं, या आपकी यानी कि पीठासीन महोदय की बात नहीं मान रहे हैं, इंक लगाते हैं, पहुंच देते हैं, कुल मिलाकर ये किसी प्रकार की उद्दंडता करते हैं। तो इस कंडीशन में पीठासीन महोदय भी मतदाता को वोट डालने से मना कर सकते हैं, रोक सकते हैं। 49M नियम 49M के तहत ऐसे मतदाता जिन्हें मत कास्ट करने से रोक दिया गया क्योंकि ये उद्दंडता कर रहे थे, तो ऐसे मतदाता का जिक्र भी 17C में होगा, क्योंकि इनकी एंट्री 17K में हो चुकी है। देखिए, एंट्री से पूर्व कुछ भी होता है, यानी कि लिखित आपके पास जो आप रिटर्न बना रहे हैं उससे पूर्व कुछ भी होता है, कोई बात नहीं। कोई आया, सर मैं वोट नहीं डालना चाहता, कोई बात नहीं है, आपकी इच्छा है। परंतु जब आप कार्रवाई कर चुके हैं,
मतदान अधिकारी प्रथम अपनी पहचान उसकी पहचान कर चुका है, अपना कार्य कर चुका है। आप अमिट शाही लगा चुके हैं, एंट्री कर रहे हैं और वो उद्दंडता करता जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में पीठासीन महोदय भी मतदाता को मत डालने से रोक सकते हैं और इसके लिए नियम 49M है। इसको भी मतपत्र लेखा 17C से घटा दिया जाएगा। अभी हम इसका जिक्र आगे करने वाले हैं। तो ये तीनों कर्तव्य इनके पूरे हुए। लास्ट में देखिए लिखा है ASD लिस्ट के मतदाताओं से अंगूठे का निशान लेना अनिवार्य है। ये यहाँ पे दिखाया गया है कि किस प्रकार से आयोग द्वारा फोटो पहचान पत्र के अतिरिक्त अन्य पहचान संबंधी साक्ष्य अनुमन्य होने की दशा में उसके आखिरी 4 नंबर लिखने हैं। इसके पश्चात बाएं हाथ की तर्जनी में अमिट शाही लगानी है। BLO की पर्ची साक्ष्य के रूप में मान्य नहीं है। ये तृतीय मतदान अधिकारी हैं। इनका कार्य क्या है? ये कंट्रोल यूनिट के प्रभारी हैं। ये कंट्रोल यूनिट के ऊपर बैलेट बटन दबाकर मतदाता को वोटिंग कंपार्टमेंट में जाने के लिए अलाउ करते हैं, बैलेट रिलीज़ करते हैं और इसके बाद ही एक मतदाता बैलेट यूनिट पर बटन दबाकर अपने वोट की पर्ची वीवीपैट में देखते हुए वोट डालकर अपने घर जाता है। यहाँ इनको क्या सुनिश्चित करना है? मतदान अधिकारी तृतीय सभी ये ध्यान दें कि आपको सुनिश्चित करना है कि मतदाता के जिस भी स्थान पर अमिट शाही लगाई गई है वो लगी है या नहीं। लगी है तो सूख चुकी है, इसको सुनिश्चित कर लें। यदि नहीं लगी यानी कि उसने मिटा दी या त्रुटिवश हमारे मतदान अधिकारी द्वितीय भूल गए, तो आपको याद रखना है कि आपको यह इंक दोबारा लगानी है। अमिट शाही उनके उसी स्थान पर जहां मैंने अभी पूर्व में बताया है उसके अनुसार, कंडीशन सिचुएशन के अनुसार आपको वहीं ये अमिट शाही लगा देनी है। और इसके बाद मतदान अधिकारी द्वितीय द्वारा दी गई मतदाता पर्ची इसको आप उनसे ले लेंगे और एक लिफाफे में रख लेंगे। एक पैकेट, एक पॉलीथीन इस प्रकार का थोड़ा बड़ा सा बना लेंगे जिसके अंदर आप इनको रख लेंगे, क्योंकि ये पर्चियाँ बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इनको आपको इकट्ठा करना है लास्ट में। अब ये हैं एजेंट। इन एजेंट्स को मैंने आपको बताया था कि प्रारूप 10 के ऊपर ये लेकर के आते हैं इनका जो कैंडिडेट है उसके द्वारा ये घोषणा आयोग को की जाती है कि ये मेरे एजेंट होंगे, ये इनके हस्ताक्षर हैं और इस हस्ताक्षर की कॉपी आपको भी मिलती है। तो ये प्रारूप 10 आप अपने पास रख लेंगे और पूरे दिन के लिए इन एजेंट्स को पास जारी कर देंगे कि अब आप मेरे बूथ पे पूरे दिन रहने वाले हैं तो आपको मैं ये पास जारी कर रहा हूँ। तो आइए पढ़ते हैं हमारी थ्योरी क्या कहती है। उम्मीदवार अथवा उनके निर्वाचन अभिकर्ता यानी कि एजेंट द्वारा प्रत्येक मतदेय स्थल के लिए एक एजेंट वह 2 अवमुक्त एजेंट, अवमुक्त एजेंट मतलब हो सकता है उसको नेचर्स कॉल आ जाए, कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट काम हो कि उसे जाना पड़े तो उसकी जगह कोई वहाँ रहे, तो ये अवमुक्त होने वाले एजेंट्स होते हैं। एजेंट अपना नियुक्ति पत्र फॉर्मेट 10 पर लेकर मॉक पोल से पूर्व पीठासीन अधिकारी महोदय के समक्ष उपस्थित होगा। पीठासीन अधिकारी प्रारूप 10 की घोषणा पर हस्ताक्षर कराते हुए अपने समक्ष भी हस्ताक्षर कराते हैं और हस्ताक्षरों का मिलान करते हैं। यही एजेंट है। हस्ताक्षर कराते हुए नियुक्ति पत्र अपने पास रख लेते हैं और एजेंट को अपने स्तर से पास जारी कर देते हैं। एजेंट तैनात बूथ या निर्वाचन क्षेत्र के अधीन ही होना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो कहीं बहुत दूर का वोटर है और उसे बहुत दूर जाना पड़ रहा है। एजेंट के पास इपिक यानी कि वोटर ID कार्ड या अन्य कोई पहचान पत्र होना चाहिए। अब मतदान के दौरान आने वाले ऐसे 7 मतदाताओं का हम जिक्र करने वाले हैं। अलग अलग प्रकार के मतदाता आते हैं, इनके बारे में क्या करना है, कैसे करना है, इसकी चर्चा की जाएगी। देखिए ये है दृष्टि बाधित मतदाता। मैं आपको बता चुका हूँ, जिन्होंने हमारा भाग 1 नहीं देखा प्लीज़ हमारा भाग 1 जाकर देखें। उसके अंदर मैंने तीनों मशीन की विस्तृत चर्चा की है। इस विस्तृत चर्चा का क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ? दृष्टि बाधित मतदाताओं के लिए हमारी बैलेट यूनिट के ऊपर ब्रेल लिपि बनी है। ब्रेल लिपि क्या होती है? ब्रेल लिपि वह होती है जिसके द्वारा दृष्टि बाधित या दृष्टिहीन मतदाता छूकर पता करते हैं क्या लिखा है, छूकर पता करते हैं क्या लिखा है। ऐसी कंडीशन में ऐसे दृष्टि बाधित मतदाताओं को वोट डालने में आसानी रहती है। पीठासीन महोदय डमी कार्ड से पढ़कर ये बताएंगे क्रम संख्या 1 पर ये कैंडिडेट हैं, क्रम संख्या 2 पर ये हैं, और जितने भी कैंडिडेट वहाँ खड़े हैं वहाँ तक वो पढ़ेंगे, नोटा भी उसको बताएंगे। और वोटिंग कंपार्टमेंट में वो जाकर बैलेट यूनिट पर स्थित ब्रेल लिपि, इसको भी डमी कार्ड पर बता दिया जाएगा कि यहाँ ब्रेल लिपि होगी और आप उंगली से महसूस कर सकते हैं, या फिर आप वहाँ तक छोड़ दिया
तो उनको बता दिया ये ब्रेल लिपि है और बाहर आ जाइए। अब वो ब्रेल लिपि से छूकर अपना वोट डाल देंगे। ये सुविधा उनके लिए उपलब्ध है। दूसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत अच्छी भी है, आयोग के द्वारा सहायता के लिए ऐसा किया गया है, ऐसे मतदाता जो अशक्त हैं, दृष्टि बाधित, दृष्टिहीन हैं, जो वोटिंग कंपार्टमेंट तक जाकर अपना वोट डालने में सक्षम नहीं है, यानी कि उनको वोटिंग कंपार्टमेंट तक सहायक की आवश्यकता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है? ऐसी कंडीशन में सहायक से एवं इस व्यक्ति से घोषणा ली जाती है कि आप सहायक ले रहे हैं, मैं सहायक बन रहा हूं। तो इनकी एक सूची बनती है, जो दृष्टिबाधित, दृष्टिहीन, अशक्त मतदाता हैं, इनकी एक सूची बनती है और इनके जो सहायक हैं उनके द्वारा घोषणा की जाती है कि मैं एक दिन में एक व्यक्ति का सहायक बन रहा हूं। और यही वो सहायक हैं दोस्तों जिनके दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली पर अमिट शाही लगेगी। दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली, क्योंकि इससे ये पता लगता है कि अब ये किसी और बूथ पर जाकर किसी और के सहायक ना बन सके, क्योंकि सहायता तो एक ही बार हो सकती है ना दोस्तों, इसके बाद तो कोई फ़ायदा उठाना चाह रहा है, तो ये सुनिश्चित करें कि ये इस प्रकार से प्रक्रिया के तहत हो। तो देखिए हमारी थ्योरी क्या कहती है, 49M के N के अधीन, N 49N के अधीन ये नियम है, 49N, इसके अधीन ये परमिशन दी जाती है कि एक सहायक बन रहा है। तो पढ़ते हैं, दृष्टिबाधित या अन्य शारीरिक विकलांगता के कारण कोई मतदाता मतपत्र इकाई पर प्रतीक को पहचानने में असमर्थ है या बिना सहायता के उस पर अपनी इच्छानुसार बटन को दबाकर अपना मत रिकॉर्ड करने में असमर्थ है, तो आप उस निर्वाचक को, है ना, उस वोटर को उसकी इच्छा अनुसार मत रिकॉर्ड करने के लिए कम से कम 18 वर्ष, इस सहायक की आयु कितनी होनी चाहिए? कम से कम 18 वर्ष। तो एटलीस्ट ये इलिजिबल तो हो इस जगह आने के लिए, कहाँ? जहाँ वोटिंग चल रही है। तो इलिजिबल कैसे होता है? ये 18 वर्ष का होना चाहिए। 18 वर्ष का हो, किसी सहयोगी को मतदान कोष्ठ में अपने साथ ले जाने के लिए नियम 49N के अधीन अनुमति दी जाती है और इसकी घोषणा की जाती है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। किसी व्यक्ति को एक ही दिन में किसी भी मतदान केंद्र पर एक से अधिक मतदाता के सहयोगी के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सहायक को वोटिंग कंपार्टमेंट में जाने से पूर्व दाएं हाथ की तर्जनी उंगली पर अमिट शाही लगवानी होगी। और ये दिव्यांग मतदाताओं के लिए जो बताया गया, मेरे द्वारा आपको बताया गया, वही यहाँ लिखा है, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलिए आइए देख लेते हैं यहाँ क्या लिखा है। दिव्यांग मतदाताओं को कतार में लगने की आवश्यकता नहीं होगी, इनको इम्पोर्टेंस दी जाएगी, इनको आप पहले इनको डील करेंगे और पहले वोट डलवाएंगे। गोपनीय मतदान प्रकोष्ठ इस प्रकार रखा जाएगा कि दिव्यांग भी वहाँ तक पहुँच सके, अशक्त भी वहाँ तक पहुँच सके। मतलब ऐसा ना हो वोटिंग कंपार्टमेंट आपका इस प्रकार से बना है कि दिव्यांग की व्हील चेयर वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है, या उनको कुर्सी के माध्यम से यदि उठा के लाया जा रहा है तो वो वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, इतना संकरा आपने बना दिया है। तो ये याद रखिएगा कि इस प्रकार से वोटिंग कंपार्टमेंट थोड़ा बनाया जाए कि ये लोग वहाँ पहुँच सकें। नेत्रहीन मतदाताओं के लिए बीयू में ब्रेल लिपि बनी हुई है, ये आप बता सकते हैं, बट यदि वो सहायक लाते हैं तो घोषणा लेंगे और इनकी अलग सूची बनती है। अशक्त मतदाताओं को एक वयस्क सहायक अनुमन्य है। तो देखिए यहाँ ये पॉइंट ज़रूर नोट कीजिए कि आपके बूथ, फॉर एग्जांपल ये कमरा यदि है और इसमें वो बूथ स्थापित है, तो कमरे के गेट तक या मतदान अधिकारी प्रथम या तृतीय तक वो उनको सहायता देकर लाए हैं और वोटिंग कंपार्टमेंट में जाकर ये अपना वोट स्वयं डाल सकते हैं, यानी कि कुछ क्षण के लिए खुद को संभालते हुए वोट डाल सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में इन घोषणाओं की दाएं हाथ की तर्जनी उंगली पर लगाने की इंक आवश्यकता नहीं है। परंतु ये यदि वोटिंग कंपार्टमेंट में प्रवेश कर रहा है ये सहायक, इससे आपकी गोपनीयता मतदान की भंग हो रही है, तो इस कंडीशन में इससे घोषणा ली जाएगी। प्रत्येक केंद्र पर रैंप बना होगा जिससे व्हील चेयर अंदर आ सके। ऐसे सब प्रबंध हमारे आयोग द्वारा, इलेक्शन कमीशन द्वारा किए गए हैं। ऐसे अशक्त मतदाता जो स्वयं बूथ तक आने में सक्षम नहीं है, उन्हें बूथ पर लाने की भी व्यवस्था की गई है। जिलाधिकारी महोदय ने सुनिश्चित किया है, बिल्कुल की गई है। ये सब इनको चिन्हित करके इनके पास पहुंचा जाएगा, इनको मतदान केंद्र तक लाया जाएगा। मतदान केंद्रों पर व्हील चेयर की व्यवस्था होगी। अशक्त मतदाताओं द्वारा मतदान, ये मैं आपको बता चुका हूँ। स्वयं वोट डालने में अशक्त मतदाता के सहायक को केवल वोटिंग कंपार्टमेंट तक साथ देने की अनुमति दी जाएगी।
वोटिंग कंपार्टमेंट में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये कंडीशन मैं अभी आपको बता चुका हूँ। यह उन मामलों में लागू होगा जिसमें निर्वाचक को सहायक की आवश्यकता वोट डालने के लिए नहीं है, मात्र चलने फिरने के लिए है। तो पीठासीन अधिकारी को ऐसे मामले में अपने विवेक से निर्णय लेना है। किसी व्यक्ति को एक ही दिन में किसी भी मतदान केंद्र पर एक से अधिक मतदाता के सहयोगी के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सहायक को वोटिंग कंपार्टमेंट में जाने से पूर्व दाहिने हाथ की तर्जनी पर अमिट शाही लगवानी। तो ये दोस्तों ये वाली बात हुई इसकी। और इनके लिए प्रारूप 14 क होता है, जो निरक्षर, नेत्रहीन, शिथिलांग मतदाताओं की सूची होती है। इनकी अलग से सूची बना ली जाती है। इसके लिए आपको फॉर्मेट दिए जाएंगे। प्रारूप 14 क है। और ऐसे मतदाता जो किसी के साथी बन रहे हैं, दृष्टिहीन या शिथिलांग निर्वाचक के साथी द्वारा घोषणा। ये अनुलग्नक 10 में या अध्याय 22 एवं पैरा। तो दोस्तों बात चल रही थी दृष्टिहीन व शिथिलांग निर्वाचक के साथी द्वारा घोषणा। यह नेक्स्ट 10 पे है, अध्याय 12 पैरा 22.6। तो इसके अनुसार ये घोषणा होती है। अब बात करते हैं चैलेंज वोट की। यदि किसी मतदान स्थल पर, अब देखिए चैलेंज वोट क्या है। अभी मैंने आपको मतदान अधिकारी प्रथम के जब मैं कर्तव्य बता रहा था, तो उन कर्तव्यों के समय ये जिक्र आया था। ये जिक्र आया था कि यदि मतदान अधिकारी प्रथम के पास मतदाता आता है तो केवल इसी समय उपस्थित एजेंट अपनी किसी भी प्रकार का चैलेंज, किसी भी प्रकार की यदि उन्हें आपत्ति है एक मतदाता को लेकर, वो यहाँ दर्ज करा सकते हैं। याद रहे, इस पॉइंट को नोट कर लें कि एंट्री 17 क में हो जाने के बाद कोई भी चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। अब ये चैलेंज क्या है? मिस्टर एक्स वोट डालने आए, उपस्थित एजेंट महोदय ने कहा कि मतदान अधिकारी प्रथम महोदय ये मिस्टर एक्स नहीं है। तो यहाँ एक प्रकार का एक चैलेंज आपके सामने उन्होंने प्रस्तुत किया। इस चैलेंज में अब आप इसको ऐसे मतदाता को पीठासीन अधिकारी महोदय को फॉरवर्ड कर देंगे, या आप भी इसकी छानबीन कर सकते हैं। परंतु यदि मतदाता कतार में हैं तो आप अगले मतदाताओं को आने देंगे और इनको पीठासीन महोदय के पास भेज देंगे, और ये एजेंट महोदय भी पीठासीन महोदय के पास होंगे। ऐसी कंडीशन में पीठासीन महोदय ये सुनिश्चित कर लेंगे कि जो एजेंट चैलेंज कर रहा है उसको बता देंगे भी देखिए प्रक्रिया जो है इससे बाधित हो रही है, और साथ साथ आप सुनिश्चित कर लें कि भाई आप अपने चैलेंज पे अडिग हैं। यदि वो ऐसा कहते हैं कि हाँ जी चैलेंज मैं कर रहा हूँ, तो इस कंडीशन में आपको उन्हें ये रसीद, 2 रुपये की रसीद, आपत्ति रसीद इसको बोला जाता है। देखिए आपत्ति शुल्क है ये। तो चैलेंज फीस के रूप में आप उनसे ये बुक आपको मिलती है, ये बुक मिलेगी। इसमें आपको चैलेंज वोट के लिए 2 रुपये की रसीद उनकी काटनी है। 2 रुपये आपने उनसे जमा करा लिए हैं इस बात के कि इन्होंने ये आपत्ति प्रस्तुत की है और अब मैं इस आपत्ति की जांच करूंगा। पीठासीन महोदय 12 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज एवं एपिक वोटर ID कार्ड, उपस्थित एजेंट, लाइन में लगे मतदाता, इनकी फैमिली मेंबर्स, इन सभी से अपने विवेक के अनुसार ये जांच करेंगे कि ये मिस्टर एक्स हैं कि नहीं। यदि ये मिस्टर एक्स निकलते हैं तो ये प्रक्रिया के तहत पीठासीन मतदान अधिकारी प्रथम के पास अपना मार्क लगवाएंगे, महिला हैं या पुरुष। इसके बाद मतदान अधिकारी द्वितीय के पास जाके अपनी एंट्री करेंगे। इसके बाद मतदान अधिकारी तृतीय के पास जाके अमिट शाही दिखाएंगे, मतदाता पर्ची देंगे, और उसके बाद जाके वोटिंग कंपार्टमेंट में वोट डालेंगे। यदि ये व्यक्ति मिस्टर एक्स नहीं निकलते हैं और इनकी आपत्ति जो है एजेंट महोदय की सही साबित होती है, तो आप इनको शिकायती पत्र लिखते हुए, ये शिकायती पत्र है, थाना अधिकारी SHO शिकायती पत्र लिखते हुए इनको पुलिस को सौंप देंगे। किनको सौंप देंगे? जो ये मिस्टर एक्स हैं, क्योंकि ये एक फर्जी वोट डालने आए थे। अब यहाँ देख लेते हैं कि यदि ऐसा होता है कि एजेंट महोदय सही साबित हुए तो ये 2 रुपये उनको लौटा दिए जाएंगे। यदि एजेंट महोदय गलत साबित हुए, यानी कि वो मिस्टर एक्स सही वोटर है, जांच करने पर दस्तावेजों की ये पाया जाता है, तो इसके उपरांत इनके 2 रुपये जब्त कर लिए जाएंगे और बाद में ये 2 रुपये पीठासीन महोदय द्वारा आगे ट्रेजरी में जमा कराए जाएंगे। आगे पढ़ते हैं इसमें क्या कहा गया है। यदि किसी मतदान स्थल पर निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा मतदाता की पहचान पर प्रश्न उठाया जाता है तो इसे चैलेंज वोट कहते हैं। चैलेंज वोट होने पर निम्न बिंदुओं पर विचार आवश्यक है। बिंदुओं पर: चुनौती स्वीकार करने से पहले
पीठासीन अधिकारी मतदान एजेंट से नकद 2 रुपये प्राप्त करेंगे। राशि का भुगतान होने के बाद पीठासीन अधिकारी निर्धारित प्रारूप से चुनौतीकर्ता को रसीद देंगे। पीठासीन अधिकारी एजेंट द्वारा उठाई गई चुनौती की जांच करेंगे। यदि जांच में एजेंट द्वारा उठाई गई आपत्ति सही पाई जाती है तो मतदाता को वोट देने का अधिकार नहीं है और एजेंट महोदय के 2 रुपये वापस कर दिए जाएंगे। मतदाता को लिखित शिकायत के साथ पुलिस को सौंप दिया जाएगा। मतदाता से भी अपने पक्ष में साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा जाएगा तथा ग्राम सेवक, कोटेदार और मतदाता के पड़ोसियों से उसके सही या गलत होने की आप पुष्टि कर सकते हैं। सत्य पाए जाने पर उस मतदाता को वोट डालने दिया जाएगा तथा एजेंट महोदय के द्वारा दिए गए 2 रुपये जब्त कर लिए जाएंगे, जिसे शासकीय कोषागार में आपके द्वारा जमा कराया जाएगा। ये है आपत्ति शुल्क और ये है ये शिकायत। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब ऐसे मतदाता जो अवयस्क हैं। अब आप कहेंगे सर अवयस्क कैसे हो सकते हैं जब इनका निर्वाचक नामावली में नाम है। जी हाँ, आप अपनी जगह सही हैं, परंतु आयोग ने आपको भेजा है चुनाव कराने के लिए और आयोग घर घर गया तो बीएलओ महोदय के माध्यम से। हो सकता है मानवीय त्रुटि के कारण कहीं ऐसा वोट किसी वोटर का है जो लगता नहीं है कि वो 18 का है और आपको इस बात पर संशय है, तो आप इनकी घोषणा लेंगे। अवयस्क मतदाता द्वारा की जाने वाली घोषणा, तो ये घोषणा है उनके द्वारा। आप देखिए दाहिनी ओर ये घोषणा दी गई है और यहाँ साफ साफ लिखा है यदि किसी मतदाता की आयु 18 वर्ष से कम मानते हैं, कौन? आप, यानी कि मतदान अधिकारी प्रथम और पीठासीन अधिकारी महोदय दोनों इस पर पैनी नज़र रखेंगे कि ये आने वाला मतदाता अवयस्क तो नहीं लग रहा है, किंतु उसकी पहचान, अभी 18 वर्ष से कम मानते हैं आप, किंतु उसकी पहचान के बारे में समाधान हो जाता है, तो उसकी आयु के संबंध में एक घोषणा ले लेंगे कि भाई ये मैं घोषणा करता हूँ, मैं 18 वर्ष का हूँ, ये उसके द्वारा होगी। अगला वोट आता है टेस्ट वोट। वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट। टेस्ट वोट क्या है दोस्तों? टेस्ट वोट के अंदर, ये टेस्ट वोट ऐसा वोट है, मतदाता वोटिंग कंपार्टमेंट के अंदर वोट डालने जाता है और बाहर आता है तो कहता है कि मेरा वोट किसी और को चला गया। अब ये मतदाता कह रहा है कि मेरा वोट किसी और को चला गया, यानी कि ये एक हमारी मशीन के ऊपर प्रश्न चिन्ह है और एक प्रकार से एक बड़ा सवाल उठा है। तो यहाँ आप स्पष्ट रूप से पीठासीन महोदय तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मतदाता को ये स्पष्ट रूप से बताएंगे कि सुनिए महोदय, सर्वप्रथम आप चुनाव प्रक्रिया को बाधित कर रहे हैं। दूसरी चीज़, इन मशीनों से ही हमने सुबह के समय इन उपस्थित एजेंट महोदयों के इन एजेंटों के सामने हमने मॉक पोल किया है, इसकी विश्वसनीयता की जांच की है और यदि आप गलत पाए जाते हैं तो धारा 177 के तहत आपको 6 माह का कारावास एवं 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा। तो आप ये ध्यान रखें कि आप चुनाव प्रक्रिया को बाधित कर रहे हैं एवं इलेक्शन कमीशन के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। तो यहाँ ये महोदय यदि अपनी बात पर अडिग हैं और कहते हैं कि नहीं सर, ये वोट तो कहीं और गया है, पर्ची मैंने देखी है, तो ऐसी कंडीशन में टेस्ट वोट का उपयोग किया जाएगा। पैरेलली इसी समय आप अपनी टीम को सचेत मोड पे रखेंगे कि मतदान अधिकारी प्रथम तब तक सेक्टर महोदय को सूचित कर दें कि सर परीक्षण मत टेस्ट वोट की बात चर्चा चल रही है, पीठासीन महोदय जांच कर रहे हैं और पीठासीन महोदय यदि टेस्ट वोट पड़ता है तो सर आप तब तक आ जाइए। सेक्टर महोदय आसपास ही होंगे और वो वहाँ पहुँच जाएंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। ऐसा वोटर जो टेस्ट वोट डालने पर अड़िग है, तो इस कंडीशन में सर्वप्रथम नियम 49MA पार्ट डी के तहत ये घोषणा करता है। सर्वप्रथम तो ये घोषणा करेगा कि भाई मैं परीक्षण मत देने के लिए तैयार हूँ, बताए गए प्रावधान धारा 177 के तहत 6 माह का कारावास भी झेलूंगा यदि मैं गलत पाया जाता हूँ और 1000 का जुर्माना जो भी मुझ पर लगाया जाए यदि मैं गलत पाया जाऊँगा। तो ये घोषणा उसके द्वारा की जाती है। आइए हम घोषणा आपको दिखा दें। ये 49MA के तहत घोषणा करता है ये कि मैं इस प्रकार से टेस्ट वोट करने जा रहा हूँ, इस मतदाता के हस्ताक्षर और इसका मतदाता सूची की क्या भाग संख्या है, मतदाता का नाम, माता पिता का नाम, 17 क में
मतदाता रजिस्टर में इसका क्रमांक क्या है, कहाँ इसकी एंट्री हो रही है। 17 में एक एंट्री बनेगी। चूंकि ये वोट कंट्रोल यूनिट में डाल के देखा जाने वाला है, तो एक और एंट्री, क्योंकि इस मतदाता की पूर्व में एंट्री हो चुकी होगी, तभी ये वोट डालने पहले गया था, जिस वोट को आकर देखकर इसने कहा कि मेरा वोट कहीं और जा रहा है। तो इस मतदाता की एक और एंट्री बनेगी और उस एंट्री में टिप्पणी कॉलम में लिखा जाएगा टेस्ट वोट, परीक्षण मत। ये हुआ मतदान अधिकारी द्वितीय के पास होने वाली कार्रवाई। इसके बाद ये महोदय वोटिंग कंपार्टमेंट में जाएंगे पीठासीन महोदय के साथ एवं एजेंट महोदय के साथ, यानी कि एजेंटों की उपस्थिति में पीठासीन महोदय अपने सामने इन्हें वो वोट दोबारा डालने के लिए कहेंगे। यहाँ ये भी नोट कर लेना बेहद आवश्यक है कि किस कैंडिडेट को ये टेस्ट वोट डाल रहे हैं। चूंकि वास्तविक मतदान चल रहा है और ये वोट असल में मशीन के अंदर पड़ रहा है, तो ये ज़रूर लिख लें कि इस कैंडिडेट को ये वोट डाला गया। हालांकि इसका जिक्र आगे भी होगा और इस वोट को बाद में कंडीशन के अनुसार, जैसी भी कंडीशन होगी उसके अनुसार इस वोट को 17 में भी इसका जिक्र हो, 17 में भी इसका जिक्र होगा। 17C में तो जिक्र हो चुका है, 17C में भी इसका जिक्र हुआ। चूँकि इस वोट का भी हमें कुछ ना कुछ करना होगा, हम बताएंगे अभी क्या करना होता है, क्योंकि यदि ये वोटर गलत साबित हुआ तो इस वोट को घटाना होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब कंडीशंस पैदा होती हैं दो, या तो ये वोटर सही होगा या ये गलत होगा। यदि ये वोटर गलत है तो आप तुरंत कार्रवाई करते हुए इसको पुलिस को सौंप देंगे और आगे इन पर कार्रवाई की जाएगी। यदि ये मतदाता सही साबित होते हैं, मैं आपको अश्योरिटी देता हूँ ऐसा नहीं होगा, बहुत मतलब इसका कोई चांस ही नहीं है। हमारे सामने हमने इतने चुनाव कराए हैं, हमारे सामने इतनी मशीनें गुजरी हैं, हमने आज तक ऐसा नहीं देखा कि वोट कहीं डाला जाए पर्ची किसी और की निकले। परंतु यदि ये मतदाता किन्हीं कारणों से कोई टेक्निकल एरर ऐसा मेजर आ गया है कि पर्ची किसी और की निकल रही है, तो इस समय तक आपके सेक्टर महोदय आ चुके होंगे। आगे की कार्रवाई सेक्टर महोदय द्वारा, जोनल महोदय द्वारा, आरओ, एआरओ, हमारे मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं इलेक्शन कमीशन, ये सब सक्रिय हो चुके हैं और ये आकर आगे की कार्रवाई अपने आप देखेंगे। आकर से तात्पर्य है वहाँ से आपको आदेश प्राप्त होंगे। अब आपको इसमें परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, चूँकि आपकी मशीन मॉक पोल के समय भी आपने चेक की, एजेंट्स के सामने आपने सुनिश्चित कराया कि मशीन में जहां वोट डालते हैं वहीं डलता है। 50 मत मॉक पोल के डाले गए थे, पर्चियां भी दिखाई थी। तो आप इस बात से बिल्कुल ना घबराएं, अपना विवेक, अपना कॉन्फिडेंस, अपना विश्वास बनाए रखें एवं आला अधिकारियों को मोर्चा संभालने दें। तो आइए पढ़ते हैं यहाँ क्या लिखा है, पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। मतदाता कहता है कि उसने जिस प्रत्याशी को वोट दिया है उससे भिन्न वीवीपैट में पर्ची निकल रही है। ऐसे मतदाता से लिखित घोषणा लेकर उसे टेस्ट वोट डालने की अनुमति दी जाएगी। टेस्ट वोट मतदान एजेंट यानी कि मतदान अभिकर्ता इनके सामने और पीठासीन अधिकारी महोदय के सामने डाला जाएगा। यदि शिकायतकर्ता की बात सही पाई गई तो मतदान रोक दिया जाएगा और सूचना तत्काल सेक्टर, जोनल एवं आरओ महोदय को दे दी जाएगी। शिकायत गलत पाए जाने की कंडीशन में मतदाता को आईपीसी की धारा 177 के तहत 6 माह तक की सजा और 1,000 का जुर्माना, आर्थिक दंड। ऐसे मतदाता को 17 रजिस्टर पर अपना क्रमांक एवं नामांकित करना है, जिसके रिमार्क में टेस्ट वोट लिखा जाएगा। 17 यानी कि 17C में भी इस वोट का जिक्र नियम 49MA के तहत किया जाता है। ये है वो कंडीशन। अब अगला मतदाता आता है टेंडर वोट। ये ऐसे मतदाता हैं जब ये आते हैं मतदान अधिकारी प्रथम के पास पहुंचने के बाद ऐसा पाया जाता है कि इनका वोट पहले से पड़ चुका है। अब देखिए यहाँ किसी त्रुटि की बात नहीं हम कर रहे हैं, ये कोई त्रुटि नहीं है। चूँकि आप उस बूथ के वहाँ के रहने वाले नहीं हैं तो आप लोगों को नहीं जानते हैं। आप सुनिश्चित कर रहे हैं आपको बताए गए वैकल्पिक पहचान दस्तावेज़ों से वहाँ उपस्थित एजेंट, यदि वो कोई आपत्ति नहीं कर रहे हैं, आपने दस्तावेज देखा, आप सेटिस्फाइड हैं और ये वोट डल गया। अब मिस्टर एक्स आते हैं, कहते हैं सर मुझे वोट डालना है और ये मेरा आईडी है। आप आईडी देखते हैं और पाते हैं वहाँ अंडरलाइन का निशान है या अंडरलाइन टिक का निशान है या अंडरलाइन गोले का निशान है। तो जो भी मतदाता आया है उसके अनुसार आप पाते हैं ये वोट तो पहले से पड़ चुका है। इस कंडीशन में ऐसे मतदाता की जांच फिर से सुनिश्चित होगी। इस मतदाता की जांच की जाएगी। जांच फिर उसी प्रकार से होगी जिस प्रकार से चैलेंज वोट के दौरान पीठासीन महोदय द्वारा की गई थी।
फिर से उसी प्रकार से आप जांच करेंगे पीठासीन महोदय कि ये यही मतदाता हैं। दूसरे उपस्थित एजेंटों से, लाइन में लगे लोगों से, इनके परिवार के मेंबर से कंफर्म किया जाएगा कि ये यही हैं एवं ऐसे मतदाता को वोट डलवाया जाएगा। परंतु चूंकि पूर्व से इस नाम की एंट्री 17 क में हो चुकी है तो दूसरी एंट्री ऐसी कंडीशन में नहीं होती है। ऐसे मतदाताओं को टेंडर के द्वारा वोट डलवाया जाता है। टेंडर का मतलब होता है एक मतपत्र निविदत्त वोट। ऐसे मतदाता वोटिंग कंपार्टमेंट में मतपत्र लेकर जाएंगे। एरो क्रॉस मोहर इनको मिलती है, स्टैम्प पैड दिया जाएगा, वहाँ से ये मोहर लगा के ठप्पा लगाएंगे जो भी कैंडिडेट इन्हें पसंद है, और इस मतपत्र को वहीं वोटिंग कंपार्टमेंट में मोड़कर एक लिफाफे में रखकर बाहर लाएंगे। इस लिफाफे को इनके समक्ष ही आप सील कर देंगे। कौन सील कर देगा? पीठासीन महोदय। तो यानी कि आप इनके वोट की गोपनीयता बनाए रखें। याद रहे इस टेंडर वोट के पीछे टेंडर वोट लिखना ना भूलें। इस मतपत्र के पिछले भाग पर टेंडर वोट जरूर लिख दें। तो आपको ऐसे 20 मतपत्र मिलते हैं, टेंडर वोट बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए पढ़ते हैं थ्योरी क्या कहती है, पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। टेंडर वोट की स्थिति तब उत्पन्न होगी जब कोई मतदाता यह पाए कि उसका मत किसी अन्य के द्वारा दे दिया गया है। यदि ऐसा मतदाता अपनी पहचान स्थापित करा पाता है तो उपरोक्त मतदाता बैलेट पेपर से मत डालेगा। उपरोक्त मतदाता का वोट ईवीएम मशीन में नहीं पड़ेगा। ऐसे टेंडर वोट, इनका जिक्र 17 ख में किया जाता है। देखिए 17 क, 17 ख, 17 ग, ये 3 हैं, 17A, 17B, 17C। तो ये 17B का जिक्र कर रहे हैं। टेंडर वोट 17B 17 ख में इसका जिक्र किया जाता है। अलग से एक परफॉर्मा बनता है जो कि आपको परफॉर्मे वाली जो मैं आपको दिखा चुका हूँ बुकलेट, इसके अंदर सारे परफॉर्मे दिए गए हैं और इसी में ही 17 ख का भी प्रारूप दिया गया है। तो ऐसे टेंडर वोटों का जिक्र कहाँ होगा? 17 ख में, और इसका पृथक लिफाफा, अलग से लिफाफा बनता है। मत के पीछे यानी कि जो मतपत्र है टेंडर वोट, इसके पीछे टेंडर वोट लिखना ना भूलें। सामान्य परिस्थितियों में पीठासीन महोदय के दायित्व, ये सामान्य परिस्थितियों में आपके दायित्व हैं। इनको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। इनको हम अच्छे प्रकार से आपको बता चुके हैं। आइए फिर से देख लेते हैं। पीठासीन अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि मतदाता एवं वे अधिकारी जो आयोग के द्वारा अनुमन्य हैं, यानी कि ऐसे अधिकारी जिनको आयोग के द्वारा जारी आईडी कार्ड है, यदि वे केंद्र में आते हैं तो वो आ सकते हैं। केंद्र मतलब आपका बूथ। इनके अलावा यानी कि आयोग के द्वारा अधिकृत व्यक्ति ही केवल आ सकते हैं। इनके अलावा अन्य व्यक्ति, अनावश्यक व्यक्ति आपके बूथ पर नहीं आ सकता। आप उसे तुरंत रोक देंगे। पीठासीन अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी मतदाता मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल फ़ोन नहीं लाएगा। इससे उनके मत की गोपनीयता भंग हो सकती है। अपनी फ़ोटोग्राफ खींचना ये सब काम हो सकता है, तो वो मोबाइल फ़ोन नहीं लाएंगे। मतदान की समाप्ति के समय पोलिंग स्टेशन की सीमा में जो मतदाता उपस्थित हैं, यानी कि ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आपको रिपीट करते हैं। ये शाम के 6 बजे है। आपके परिसर में यानी कि आपका जो बूथ है, कमरा है, वो किसी परिसर के अंदर होगा। ज़्यादातर बूथ विद्यालयों में ही बनते हैं। विद्यालय का एक मेन गेट होगा। 6 बजे तक जितना भी मतदाता गेट के अंदर आ चुका है, वे सभी वोट डालेंगे। 6 बजे आपने गेट बंद करा दिया है। अब ऐसे मतदाताओं को लाइनवार क्रमबद्ध तरीके से आप पीछे से बिल्कुल लास्ट से पर्ची देना शुरू करेंगे, आखिरी से। यानी कि आखिरी से पर्ची देना शुरू करेंगे तो आखिरी पंक्ति में सबसे आखिरी व्यक्ति के पास कौन से नंबर की पर्ची होगी? 1 नंबर। वहाँ से आप देंगे और आखिरी तक। और इन सभी पर्चियों पे आपके साइन, पीठासीन महोदय के साइन ज़रूर होंगे। ये 6 बजे के बाद की कार्रवाई है। यदि आपके परिसर के अंदर 6 बजे तक फॉर एग्जाम्पल उदाहरणतः 50 वोटर खड़ा है, ये आपके परिसर के अंदर है मेन गेट के, तो ऐसे सभी वोटर वोट डालेंगे चाहे रात के 8 बज जाए। इसलिए मैंने शुरू से आपको कहा है कि क्लोज बटन तभी दबाना है जब आखिरी मतदाता वोट डाल दे। मैंने समय कभी नहीं बताया। तो ये सुनिश्चित करेंगे कि 6 बजे तक जितना मतदाता आपके परिसर के अंदर आ चुका है उससे वोट डलवाई जाए। आखिरी मतदाता, लाइन में लगे आखिरी मतदाता से 1 नंबर की पर्ची देना शुरू करेंगे। इस पर्ची पर आपके हस्ताक्षर होंगे और जब जब ये मतदाता वोट डालता जाएगा जैसे जैसे, तो ये पर्ची भी आपको इकट्ठा करनी है। ये पर्ची ये साक्ष्य हैं कि आखिरी समय पर कुछ
एक्स्ट्रा मतदाता अंदर, एक्स्ट्रा नहीं, जो मतदाता की सूची में लिखे हैं, मतलब ऐसे मतदाता जो एक्स्ट्रा समय लगा 6 बजे के बाद, वो अंदर आ चुके थे और इनको हमने वोट डलवाया। पीठासीन अधिकारी ये सुनिश्चित कर लेंगे कोई भी मतदाता मतदान केंद्र के बाहर, केंद्र के अंदर मोबाइल फ़ोन, ये हम बता चुके हैं। मतदान की समाप्ति के समय पोलिंग स्टेशन की सीमा में जो मतदाता उपस्थित हैं उनको पीठासीन अधिकारी द्वारा अपने हस्ताक्षरित एवं क्रमांक 1 वाली पर्ची पंक्ति में सबसे पीछे खड़े व्यक्ति को देकर मत डालने की अनुमति दी जाएगी और पर्ची को एकत्र करके अपने पास रख लेंगे। अब ये देखिए 17 क से 17 क क्या है, अब तक आप जान चुके हैं। 17 क मतदान अधिकारी द्वितीय के पास जो रजिस्टर रहता है वही है 17 क। इससे कंट्रोल यूनिट का टोटल मैच करते रहेंगे। इस टोटल के अनुसार ही आपसे ये सूचना मांगी जाती है कितनी महिलाएं कितने पुरुष। कौन बताता है महिला पुरुष? मतदान अधिकारी प्रथम। कितने एपिक से और कितने एपिक के अन्य दस्तावेजों से? मतदान अधिकारी द्वितीय, क्योंकि अंत में भी ये सूचना जाएगी। और 17 क का रजिस्टर का टोटल किससे देखते हैं? कंट्रोल यूनिट से। कंट्रोल यूनिट का प्रभारी कौन है? मतदान अधिकारी तृतीय। तो ये मतदान अधिकारी तृतीय क्या करेंगे? टोटल बटन दबाएंगे तो ये कंट्रोल यूनिट से टोटल बताएंगे। ऐसे अंतिम मतदाता को मत देने के पश्चात मतदान बंद किए जाने की औपचारिक घोषणा, ये आपको घोषणा की जाती है। 3 प्रकार की घोषणाएं हैं। इसका प्रारूप भी पीठासीन महोदय द्वारा भरा जाता है। संख्या नोट कर ली है आपने, टोटल बटन दबाकर कुल डाले गए मतों की संख्या, और इसके बाद 17 क में आखिरी मतदाता के मत डालने के बाद एक लाइन खींच दी जाती है कि यहाँ से आगे कोई एंट्री ना हो। और ये सब आप किसके समक्ष कर रहे हैं? उपस्थित एजेंटों के समक्ष। हो सकता है वहाँ माइक्रो ऑब्जर्वर भी हों, उनके सामने कार्रवाई हो रही है। हो सकता है सेक्टर महोदय भी आप ही के बूथ पर हों, क्योंकि जितने बूथ उनको असाइंड हैं उनमें से किसी ना किसी बूथ पर तो वो मौजूद होंगे। यदि आपके बूथ पर हैं तो उनके सामने ही आपने ये लाइन खींची है। अंतिम मतदाता का क्रमांक लिखकर प्रमाण पत्र देना होगा। मतदाता 17 क पर मतदान समाप्ति के समय पीठासीन अधिकारी द्वारा एक लाइन खींची जाएगी तथा अंतिम मतदाता का क्रमांक लिखकर प्रमाण पत्र देना होगा। एक प्रमाण पत्र बनाया जाएगा, अभी इसका जिक्र आगे करेंगे। एएसडी सूची मतदान अधिकारी प्रथम। ध्यान दें कि एएसडी सूची में मतदाताओं का मिलान जरूर ढंग से कर लें, पहले ही एक रात पहले मार्क करके रख लें। मतदान दल के सदस्य वोटिंग के समय वोटिंग कंपार्टमेंट में प्रवेश ना करें। यहाँ आपको ये बता देना चाहेंगे कि वोटिंग कंपार्टमेंट में प्रवेश करने के लिए नियम 49Q, Q फॉर क्वीन, ये 49Q पीठासीन अधिकारी महोदय को ये शक्ति प्रदान करता है कि आप वोटिंग कंपार्टमेंट में जा सकते हैं। परंतु याद रखिए, इस जा सकने की भी एक कंडीशन है। आप केवल तब जा सकते हैं जब वोटिंग कंपार्टमेंट में कोई वोटर नहीं है, और ये जांचने के लिए कि हमारी मशीन के पीछे का स्विच, यानी कि वीवीपैट के पीछे या बैलेट यूनिट में कोई छेड़खानी तो नहीं हुई, ये देखने के लिए आप जा सकते हैं। आप जाएं, मेरी व्यक्तिगत सलाह है आपको कि नियम 49Q के तहत बहुत ज़्यादा आप इसका अनावश्यक इसका जिक्र करते हुए एंट्री ना लें। आप जाएं तो एजेंट महोदय के साथ जाएं, आप साथ जाएंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा। और ऐसे समय ना जाएं जब अंदर कोई वोटर अपना वोट डाल रहा है। तो यदि अपरिहार्य परिस्थिति में प्रवेश करना ही पड़े तो एजेंट के साथ जाएं। प्रत्येक 2 घंटे के बाद मतदान से संबंधित आंकड़ों की सूचना मांगी जाती है। तो डायरी, अपनी जो डायरी है आपकी, उसके मद 19 में इसको लिखते रहें। यदि कोई मतदाता यह जानना चाहता है कि किस प्रकार वोट डालें तो आप BU, बैलेट यूनिट की डमी आपको दी गई है, उस पर आप समझा देंगे वोट ऐसे डालना है। देखिए नियम 49O का हम जिक्र कर चुके हैं। नियम 49O, इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, वही लिखा है। इसमें आपके हस्ताक्षर, उस वोटर के हस्ताक्षर लेंगे। आप यहाँ नोटा के बारे में बता देंगे कि देखिए 49O यानी कि आप वोट नहीं डालना चाहते तो कोई बात नहीं, हम आयोग ने नोटा का भी उपयोग किया है। परंतु यदि वो बिल्कुल वोट डालना ही नहीं चाहता तो ऐसे व्यक्ति की एंट्री आप करेंगे, साथ में लिख देंगे वोट डालने से इनकार किया। और यदि ऐसा वोटर वोट डालने से जो मना कर रहा है उसका उस समय मतदान अधिकारी तृतीय ने बैलेट रिलीज कर दिया है, कंट्रोल यूनिट पर बना बैलेट का बटन दबा दिया है, तो इस कंडीशन में अगला मतदाता आकर वोट डाल देगा। बिना कार्रवाई के वोट नहीं डाल देगा। कहीं आप गलत समझ रहे हो कि बैलेट दबाया है तो अगला मतदाता तो ऐसे ही आके वोट डाल देगा, जी नहीं। पूरी कार्रवाई कराएगा, P1 से पहचान कराएगा, P2 के पास एंट्री कर देगा,
बस इतना होगा कि मतदान अधिकारी तृतीय अब बैलेट रिलीज़ नहीं करेंगे, क्योंकि बैलेट पहले से रिलीज्ड है, और रिलीज्ड बैलेट बटन यदि दब चुका है तो ये तब तक सही नहीं होगा, यथास्थिति में नहीं आएगा जब तक बैलेट यूनिट पर वोट नहीं पड़ जाएगा। अब ये कंडीशन तो ये हुई कि ये मतदाता आखिरी नहीं है, यानी कि इसके बाद मतदाता आ रहा है। यदि ये मतदाता आखिरी है तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों घबराने की आवश्यकता नहीं है। मशीन से आपकी अच्छी खासी दोस्ती हमने करा दी है। इस कंडीशन में आप मशीन को पीछे से बंद कर देंगे, कंट्रोल यूनिट को पीछे से बंद कर देंगे एवं 1-2 सेकंड का पॉज लेकर वेट करके फिर से इसे चालू कर देंगे। अब जो हमारे समझदार जो टीम मेंबर हैं, जो अच्छे से ट्रेनिंग ले रहे हैं हमारे इन YouTube वीडियोस के थ्रू, वो ज़रूर ये कहेंगे कि सर 7 पर्ची फिर से गिरेंगी। बिल्कुल, जितनी बार आप मशीन को ऑफ करके ऑन करेंगे 7 पर्चियाँ ज़रूर गिरेंगी। आपका वोटिंग स्लिप कंपार्टमेंट सील्ड है, ये 7 पर्ची वहाँ गिरती हैं, गिर जाने दीजिए। अनावश्यक ऑफ ऑन नहीं करना है। तो अब आपकी मशीन यथास्थिति में पहुंच चुकी है और आखिरी मतदाता क्योंकि वोट डालने से मना करके गया है, तो अब आप क्लोज बटन के फ्लैप को हटाएं और मतदान क्लोज कर दें। उपस्थित एजेंटों के समक्ष, जो भी अधिकारी वहाँ मौजूद हैं उनके समक्ष ये बटन क्लोज कर देंगे और मतदान बंद हो गया है। अब कोई मतदाता वोट नहीं डाल सकता। अब आप इसको स्विच ऑफ कर सकते हैं पीछे से, क्योंकि क्लोज मतदान ही क्लोज हो चुका। तो ये नियम 49 ओ के तहत ये देखिए यहाँ वो लिखा जाता है कुल मतदाताओं की संख्या है और ऐसे निर्वाचक जिनको आपने वोट जो है, जिन्होंने अपने वोट का उपयोग करने से मना कर दिया। मतदान समाप्त होने के पश्चात ये ध्यान रखेंगे कि CU से, कंट्रोल यूनिट से मतपत्र लेखा 17C 17G का मिलान कर लें। इनकी जितने वहाँ एजेंट मौजूद हैं सबको एक एक प्रति उपलब्ध करानी है आपको। EVM को बंद और सील कर दें। सील कैसे करना है? सीलिंग प्रक्रिया तो पहले से कर चुके, इनके डब्बों में इनको सील करना है। इनके जो बॉक्स दिए गए हैं, जो हम आपको एक वीडियो जो बना के दिखाएंगे अभी आने वाले समय में, वीडियो 4th नंबर वीडियो जो आएगी, वहाँ हम बॉक्स भी आपको दिखा देंगे उस वीडियो में, इनके बॉक्स कैसे होते हैं कर दें। ये ध्यान दें कि EVM को सील करने से पूर्व कंट्रोल यूनिट को स्विच ऑफ कर दिया है। वीवीपैट की बैटरी निकाल लेनी है, जो मैंने आपको पूर्व बताया था, और वीवीपैट को उसके डब्बे में रख देना है। CU, BU और वीवीपैट को उनके संबंधित बॉक्स में रख कर सील कर दें। सीलिंग में क्या यूज़ हो रहा है यहाँ पे? एड्रेस टैग। इनके बाहर एड्रेस टैग लगेगा, वही ब्रास सील और लाख से। प्रारूप 17G यानी कि 17C मतों का लेखा एवं पेपर सीलों का ब्यौरा भी है। जो पेपर सील आपने यूज़ की हैं, अप्रयुक्त हैं, उनका ब्यौरा यहाँ भी लिखा जाता है। साथ ही साथ यानी कि मतपत्र लेखा और पीठासीन अधिकारी महोदय की डायरी में भी सीलों का जिक्र किया जाता है। कितनी सील मिली हैं, कितनी उपयोग की गई, इन सभी सीलों की डिटेल जो है वो कहाँ मिलेगी आपको? पीठासीन महोदय की डायरी में। क्योंकि ये सीलें कितने प्रकार की हैं आपको पूर्व में बताया जा चुका, 4 प्रकार की हैं, और इन चारों प्रकार की सील्स को हम प्रैक्टिकल आपको जो वीडियो बनाएंगे उसमें और अच्छे से दिखाएंगे। तो यहाँ लिखा है, पूरा कर लें। मतदान के बंद होने पर वहाँ उपस्थित प्रत्येक मतदान अभिकर्ता यानी कि एजेंट को 17C की कॉपी देंगे आप। इसके पश्चात घोषणा के अन्य विवरणों को पूर्ण कर लें। डाले गए वोट EVM में प्रदर्शित जो हो रहे हैं और वोटर रजिस्टर यानी कि 17K, यदि इस समय अब कोई भी अंतर इनमें आ रहा है, 49O, 49M, 49MA, इन सबको देख लिया, कंसीडर कर लिया, कोई अंतर महसूस कर रहे हैं, अंतर दिख रहा है, तुरंत अपने सेक्टर महोदय को सूचित करें। मतदान समाप्त होने के बाद इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से आपके बॉक्स सील हो जाएगा। मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये बॉक्स में इन्होंने कंट्रोल यूनिट को रख दिया है। ये कंट्रोल यूनिट में बॉक्स को रखने के बाद ये देखिए यहाँ एड्रेस टैग लगा है, यहाँ देखिए ये भी एड्रेस टैग यहाँ भी लगाया गया है। ये देखिए ये यहाँ, और इसी प्रकार से यहाँ ये है 17C। दोस्तों बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत आसान है, इतना आसान कि आप सोच भी नहीं सकते कि इतना आसान भी हो सकता था या हो सकता है। ऊपर डिटेल्स हैं जहां आपने मतदान कराया है, इसके बाद डिटेल्स हैं जिन मशीनों से कराया है। तो बार बार मुझे अनावश्यक रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ आपको इनके नंबर लिख देने हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 1 कहता है मतदान केंद्र, आइए इसको जूम करके पढ़ते हैं, फोटो को इधर ले आते हैं।
मतदान केंद्र को नियत निर्वाचकों की कुल संख्या, यानी कि कितना वोटर इस मतदान केंद्र पर है। ठीक, कितना वोटर इस मतदान केंद्र पर है, मैंने आपको क्या बताया था, 17 कर रजिस्टर में कितनी एंट्रियां होंगी, इसमें टोटल एंट्रियां हैं 1200। मतदाताओं के लिए रजिस्टर 17A में कितने मतदाताओं की एंट्री हुई, 857। नियम 49O के तहत कितने मतदाताओं ने मत का प्रयोग करने से मना कर दिया, ऐसे मतदाता हैं केवल एक। इसके बाद नियम 49M, इसके अधीन ऐसे मतदाता, इनके मतदान के लिए इनको अनुज्ञात नहीं किए गए मतदाता, यानी कि अनुज्ञात इनके अलाउ नहीं किए गए, क्योंकि आपको याद होगा ये उद्दंडता कर रहे थे। ऐसे मतदाता कितने हैं, 2। तो यानी कि 17 क में इन 2 और उस एक 49O, यानी कि 3 एंट्री एक्स्ट्रा हैं, जबकि कंट्रोल यूनिट में इनका वोट नहीं है। तो अभी तक ये याद रखिएगा, यहाँ से 3 वोट माइनस होंगे, कहाँ से, कंट्रोल यूनिट से। इसके बाद अगले पोर्शन में हमने जिक्र किया है नियम 49MA। नियम 49MA के अधीन पड़ा टेस्ट वोट। टेस्ट वोट को इससे अलग क्यों रखा है, क्या आप सोच सकते हैं? जी हाँ, सही सोच रहे हैं। टेस्ट वोट को अलग इसलिए रखा है चूंकि टेस्ट वोट, इसकी आपने एंट्री कर ली है टेस्ट वोट 17 का में, तो ये तो टेस्ट वोट में वैसे ही माइनस हो जाएगा, परंतु ये माइनस ऐसे नहीं होगा। वो मतदाता जिसने टेस्ट वोट कराया था गलत साबित हुआ है, तो आपका मतदान चलता रहा। अब काउंटिंग के समय, क्योंकि ये टेस्ट वोट पड़ा, टिप्पणी तो लिख दी थी टेस्ट वोट CU में पड़ा है, माइनस कौन सा होता है, जो नहीं पड़ा है। 49O 49M CU में नहीं पड़ा है, इसलिए इसको माइनस कर रहे हैं, जो इससे ऊपर लिखे हैं 3 वोट, 857 से 3 माइनस कर दिए हैं। टेस्ट वोट क्यों नहीं घटा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि वो तो पड़ा हुआ है, परंतु माइनस होना है क्योंकि वो टेस्ट वोट था। तो ये माइनस कब होगा दोस्तों, ये माइनस होगा काउंटिंग के समय। तो पहली एंट्री है कितने टेस्ट वोट पड़े, थोड़ा ऊपर करते हैं, देखिए घटाए जाने वाले परीक्षण मतों की कुल संख्या कितने हैं, 1, ये 1 है। इसके 17 क में 17A में इस जो ये डाल रहा है वोट, जिस लड़के ने कहा है, जिस महिला ने, जो भी व्यक्ति रहा हो, इसने कहा है कि टेस्ट वोट डालना है साहब मुझे, मैं श्योर हूँ पर्ची किसी और की निकल रही, उसका 17 क में क्या क्रमांक मतदाताओं की क्रम संख्या में है, क्योंकि एक नंबर होगा। दूसरी एंट्री है अभ्यर्थी का, यहाँ तात्पर्य है किस कैंडिडेट को ये वोट दिया गया, किस कैंडिडेट के लिए परीक्षण मत, क्योंकि इस कैंडिडेट्स के टोटल मतों से काउंटिंग कराते समय ये वोट डिलीट होना चाहिए, बिल्कुल सही। तो देखिए यहाँ लिखा है इस पॉइंट में, ये जो पॉइंट है, आइए हम वापस इसको यथा पोजीशन में ले आएं, क्योंकि जूम करते हैं तो ये आ गया। तो यहाँ ये जो सब लिखा है, ये यहाँ ये सब आप पॉज करके इसको पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है 2 3 4, यानी कि पहले नंबर पे जो एंट्री है ये, इस एंट्री में तो टोटल वोट लिखे हैं, इसके बाद 17 क से, यानी कि 2 से 3 4 को माइनस करते हुए 2 3 4 ये लिखा है। देखिए क्या ये मेल करता है CU से, यानी कि 857 में से 3 घटा दे तो आए हैं 854। आपकी कंट्रोल यूनिट में 854 वोट होंगे। वैसे कंट्रोल यूनिट में कितने वोट होंगे, 855, परंतु टेस्ट वोट को काउंटिंग के समय माइनस किया जाएगा। यही काउंटिंग कराने वाली टीमों को प्रशिक्षण दिया जाता है कि 17 ग को बड़े ध्यान से देखेंगे और 17C को बड़े ध्यान से देखेंगे, 17C को और कंट्रोल यूनिट के टोटल को ध्यान से देखेंगे, कहीं उसमें कोई टेस्ट वोट तो नहीं है। ये काउंटिंग वाली टीम्स को खास तौर पे बताया जाता है। तो इस प्रकार से आपका मिलान हो रहा है। यहाँ लिखा जाएगा मेल करती हैं, यानी कि जो टोटल आपका है वो मेल करता है। इसके बाद नीचे, इसके बिल्कुल नीचे क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम है, जो कि है टेंडर वोट, क्योंकि टेंडर वोट भी दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, टेंडर वोट के द्वारा वोटिंग होती है, इसका भी मतपत्र का उपयोग हुआ है। तो यहाँ यूज्ड कितने टेंडर वोट मिले थे, तो यहाँ आप देखेंगे, ये देखिए, नोट कीजिए, 20 मिले थे। कितने यूज हुए, 1 यूज हुआ, ये लिखा है 1। कितने बचे, 19, तो उनकी क्रम संख्या लिख दी है, प्रयुक्त, अप्रयुक्त और उनकी क्रम संख्या, ये हमने यहाँ लिख दी है।
इससे अगले भाग में ये मतपत्र लेखा 17C 17G का सेकंड पार्ट है और यहाँ पेपर सीलों का ब्यौरा है। प्रदाय की गई पेपर सीलों की संख्या, प्रयुक्त की गई, रिटर्निंग ऑफिसर को वापस जो की गई और क्षतिग्रस्त यदि कार्य करते हुए क्षतिग्रस्त। साथ ही साथ यहाँ मतदान अभिकर्ता यानी कि एजेंटों के हस्ताक्षर भी आपने ले लिए हैं। नेक्स्ट, पीठासीन अधिकारी अपनी डायरी सावधानीपूर्वक भरेंगे, अनावश्यक घटनाओं का जिक्र नहीं करेंगे। पुस्तिका में दिए गए प्रारूप 15 जो कि पीठासीन अधिकारी के अतिरिक्त आख्या प्रेषक को प्रेषित की जाती है ये लिखेंगे। 5 सांविधिक, ये सांविधिक असंवैधिक लिफाफे इसके बाद हम कवर करने वाले हैं। ये 7 मतों का तृतीय पैकेट। पीठासीन अधिकारी की डायरी, प्रपत्र 17C, मतपत्र लेखा, मतपत्र रजिस्टर 17A, इन सबको अभिलेखों को RO द्वारा निर्देशित संबंधित अधिकारी को उस समय प्राप्त कराया जाएगा जिस समय आप मतदान सामग्री वापस लाएंगे। तो वहाँ ये सुनिश्चित किया जाता है जब आप गल्ला मंडी मतलब जो भी जिस भी स्थान से आपकी पोलिंग पार्टीज मूव करेंगी, जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो ये सुनिश्चित कराया जाता है भाई ये सामान आप लेकर के आएँ। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कौन सा सामान जो है आपको अनसील्ड लाना है, कौन सा सामान सील्ड लाना है। खैर यहाँ मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा, अब हम सांविधिक लिफाफे पे पहुँच गए हैं और मैंने आपको प्रारूप मॉडल लेआउट आपको दिखाया था मतदान केंद्र का। इस पे मैं आपको वापस क्यों लाया, अगर ये आपने नहीं देखा तो भाग 2 में देखिएगा जाकर। सांविधिक लिफाफे, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनवेलप, सबसे महत्वपूर्ण लिफाफा जो आप बना रहे हैं सांविधिक बन गया तो दोस्तों सब बन जाएगा। बेहद आसान कर दूंगा मैं आपकी इस प्रक्रिया को, बहुत आसान। सांविधिक लिफाफे में केवल और केवल 5 चीज़ें जाती हैं, 5 अलग अलग लिफाफे होंगे और एक बड़ा लिफाफा होगा जिसमें ये 5 आते हैं। 5 चीज़ें बेहद इम्पॉर्टेंट, बेहद आवश्यक हैं। अब वो 5 चीज़ें कैसे लेनी है, ये है मतदान अधिकारी प्रथम, जहाँ मैं मार्क लगा रहा हूँ। इनके पास सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, सोचिए, सोच लिया? मतदान अधिकारी प्रथम के पास सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति। आप इनसे ये ले लीजिए, पहला लिफाफा बन गया। मतदान अधिकारी द्वितीय के पास जाइए, इनके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, 17K रजिस्टर, जिसमें एंट्री हो रही है, जिसके अंदर एंट्री हो रही है 17K रजिस्टर, वो इनसे ले लीजिए, दूसरा लिफाफा बन गया। मतदान अधिकारी तृतीय के पास जाइए, इनके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कंट्रोल यूनिट के अलावा, क्योंकि कंट्रोल यूनिट को तो आपने सील करना है ना डब्बे में, उसका लिफाफा तो बन नहीं सकता। मतदाता पर्ची, कौन सी मतदाता पर्ची, जो मतदान अधिकारी द्वितीय ने जारी की और इन्होंने वोटर से वापस ली और एक थैले में रख रहे थे, ये इनसे ले लीजिए, तीसरा लिफाफा बन गया। 3 लिफाफे बन गए, सांविधिक लिफाफे 3 बन गए, ये हरे रंग के होते हैं। चौथा लिफाफा है टेंडर वोट, जो टेंडर वोट मतदाता अंदर गया था, लिफाफे में डाल के लाया था, आपने उसको सील किया था उसके सामने, ऐसे अगर कुछ वोट्स पड़े हैं तो इनके लिफाफों का एक वोट बन जाएगा, एक लिफाफा बन जाएगा इन वोटों का। चौथा पैकेट। पांचवा, अब कुछ टेंडर वोट बचे भी तो होंगे, यदि 5 उपयोग हुए तो कितने बचे हैं, 20 लाए थे, 20 ही मिलते हैं तो 15 बचे, 5वां पैकेट इनका हो गया। तो कितना आसान है दोस्तों, सांविधिक लिफाफे बनाना बेहद आसान है यदि ये मॉडल लेआउट आपको याद है। ये देखिए मैं यहाँ मार्क कर रहा हूँ, तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है 17K, यहाँ मतदाता पर्ची, और यहाँ रखे हैं टेंडर वोट, यूज्ड एवं अनयूज्ड। तो आइए बढ़ते हैं, वापस अपनी स्लाइड के ऊपर पहुँचते हैं। तो ये इतना आसान है, इसको कवर कर लेना आप यहाँ बेहद आसानी से इसको याद रख सकते हैं। और इसके बाद बहुत अच्छी चीज़ आपको हम बताने वाले हैं कि ये जो सांविधिक लिफाफे हैं, ये बात बड़े ध्यान से सुनिएगा और बहुत आपको भी हंसी भी आ सकती है, हो सकता है कि इतना डिटेल में इतना हम इसका कानपुर का एक लोकल शब्द है भौकाल बनाए हैं, घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। जितने भी लिफाफे आपको बनाने हैं, चाहे वो छोटे से छोटा लिफाफा हो, हर लिफाफे के ऊपर ये लिखा हुआ है कि इस लिफाफे में क्या डालना है। हर लिफाफे का रंग अलग अलग है,
यानी कि मैंने जो अभी आपको सांविधिक लिफाफे के बारे में जिक्र किया है, उन सभी सांविधिक लिफाफों के ऊपर लिखा हुआ है कि इस लिफाफे में क्या डालना है। मैं कोशिश करूंगा इन सभी लिफाफों की फ़ोटोग्राफ खींच ली जाए, क्योंकि ये बहुत सारे हैं, लगभग 30 से ज़्यादा हैं। तो इन सभी की फ़ोटो खींच के मैं यहाँ एक उसमें डाल दूंगा, एक वीडियो छोटी सी बना देंगे जिसमें आप खुद देख सकते हैं कि अरे ये तो हर लिफाफे के ऊपर लिखा है। जैसे सांविधिक लिफाफा नंबर 1, उसके ऊपर लिखा होता है निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति, इसमें डालनी है, और 1 नंबर लिफाफा, और उसके नीचे लिखा होता है आपकी भाग संख्या, आपके विधानसभा क्षेत्र की संख्या, लोकसभा क्षेत्र की संख्या, यानी कि एड्रेस जहाँ की ये है। ऐसे 5 लिफाफे बने और एक बड़ा लिफाफा जिसमें ये 5 चले जाएंगे। तो ये हैं सांविधिक लिफाफे। पढ़ लीजिए। सर्वप्रथम सीलबंद आवरण जिसमें निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति आप रखेंगे। नंबर 2 17 क। नंबर 3 मतदाता पर्चियाँ जो आपके मतदान अधिकारी तृतीय के पास है। चौथे नंबर पर देखिए जिसमें अप्रयुक्त टेंडर वोट है। 5वें नंबर पर देखिए टेंडर वोट हैं, और वो टेंडर वोट के साथ में 17B यानी कि 17 ख जो इनकी सूची बनाई है कि कितने कितने टेंडर वोट कहाँ कहाँ पड़े हैं। तो 5वें में लिख दिया है, रख दिए हैं यूज्ड, और चौथे में रख दिए हैं अनयूज्ड टेंडर वोट। ये दोनों आपको पीठासीन के पास मिलेंगे, और पहले 3 मतदान अधिकारी प्रथम, द्वितीय और तृतीय के पास मिलेंगे। और यदि ये भी भूल जाएं तो आपके सभी लिफाफों पर ये क्लियरली छपा है कि किस लिफाफे में क्या डालना है। ये हैं 11 सांविधिक लिफाफे। अब आप सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो इनके बाद, जो ये चीज़ें अभी बताई गई हैं, इनके बाद जो दूसरे नंबर पर इंपॉर्टेंट चीज़ है वो, तो निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति आप ले चुके हैं। अब आपको क्या लेना है? बची हुई 2 प्रतियाँ। 3 प्रतियाँ लेकर आए थे, निर्वाचक नामावली की 3 प्रतियाँ लेकर आए थे। जो बची हुई 2 प्रतियाँ हैं, अब उनको ले लेंगे, इस लिफाफे में रख देंगे। प्रारूप 10 जो एजेंट्स की नियुक्ति की गई थी वो लिख रख दिया जाएगा। अब यहाँ पे सारी घोषणाएं, या जो किसी से घोषणा ली है, चैलेंज वोट है, अशक्त मतदाता के सहायक हैं, उन सब की जो घोषणाएं हुई हैं, उन्होंने जो की हैं, वो सब आप इसमें फॉर्मेट्स रखते हैं। 12B ये EDC निर्वाचन ड्यूटी सर्टिफिकेट जो जारी हुआ है उसको, उसका ये रखा जाता है, वैसे तो दे दिया जाता है। प्रारूप 14 चुनौती दिए गए मत चैलेंज वोट। 14A दृष्टिहीन या अशक्त निर्वाचकों की सूची और इनकी घोषणाएं। 6 नंबर लिफाफा निर्वाचकों से उनकी आयु के बारे में घोषणा ली है, यानी कि कोई 18 वर्ष से कम लगता है वो है। चुनौती दिए गए मतों के संबंध में प्राप्ति रसीद जो थी 2 रुपये की रसीद, वो यहाँ रख दी जाएगी। अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त पेपर सील, जो पेपर सीलें बची हैं उनका अलग लिफाफा। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हर लिफाफे के ऊपर प्रॉपरली मेंशन रहता है। देखिए यहाँ लिखा है रंग, पीला रंग, लिफाफे पीले रंग के ही होंगे। यहाँ देखिए लिखा है हरा रंग, सांविधिक, असांविधिक, ये देखिए लिखा है हरा रंग, सांविधिक, ये हरे रंग के होते हैं, पीले रंग के। चुनौती दिए गए मत, अप्रयुक्त मतदाता पर्ची, जो मतदाता पर्ची मतदान अधिकारी द्वितीय के पास बच जाती हैं वो यहाँ रख दी जाएंगी। इसके बाद है अप्रयुक्त क्षतिग्रस्त स्पेशल टैग, यानी कि जो स्पेशल टैग यदि कार्य करते समय क्षतिग्रस्त हो गए हैं उनका लिफाफा है। उपयोग में न लाए गए एवं क्षतिग्रस्त स्ट्रिप सील, यदि कोई स्ट्रिप सील क्षतिग्रस्त है, वहाँ स्पेशल टैग है, यहाँ स्ट्रिप सील है, उसको 11वें लिफाफे में डाल देंगे। ये 7 मतों का तृतीय पैकेट है, ये भूरे रंग का है। देखिए भूरा रंग लिखा है यहाँ, ये भूरे रंग का है, ये देखिए ये ब्राउन कलर का है, भूरे रंग का है, इसके ऊपर भी ये सब लिखा रहता है कि क्या डालना है। पीठासीन अधिकारी महोदय की पुस्तिका है, EVM वीवीपैट है, इसकी जो मैनुअल आपको मिली है, अमिट शाही है, स्टैम्प पैड है। पीठासीन अधिकारी की धातु है, ये ब्रास सील होती है, जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, लाख से सील लगाने के लिए ये होती है। तमाम सीलों की जो धागे बांधे हैं उनकी गांठ के ऊपर ये लगती है। टेंडर वोट को चिन्हित करने के लिए एक एरो क्रॉस रबड़ और स्टाम्प दिया गया है आपको, जहां से वोटर ने टेंडर वोट पर वोट डाला है। अमिट शाही रखने के लिए कप। और चौथा अन्य मदों का चतुर्थ ब्रैकेट है, ये अप्रयुक्त कपड़े का झोला है। जो भी आपके पास अब बची कुची सामग्री है वो इसके अंदर आ जाएगी।
अब ये देखिए दोस्तों, इसको खास तौर पे देख लीजिए कि ये वो सब चीज़ें हैं जो आपको बिना सील किए हुए देनी है। मतों का लेखा 17C मैं बहुत अच्छे से आपको बता चुका हूँ। पीठासीन अधिकारी की घोषणाएं, पीठासीन अधिकारी 3 प्रकार की घोषणाएं करते हैं। मतदान शुरू होते समय, बीच में यदि मशीन खराब हुई उसके बाद मॉक पोल कराया उसकी सूचना है, तो मॉक पोल के समय की सूचना हो गई, एक घोषणा हो गई। इसके बाद तीसरी घोषणा है मतदान समाप्ति की घोषणा। पीठासीन अधिकारी की डायरी, विजिट शीट। विजिट शीट का मतलब होता है यदि कोई भी विजिटर कौन होगा, इसको याद कीजिए, इसको भी विस्तार में आज हमने चर्चा की है। विजिटर वो होगा जिसके पास आयोग द्वारा सर्टिफिकेट, आयोग द्वारा ऐसा परिचय पत्र, पहचान पत्र जारी किया हुआ है कि आप जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं? बूथ पर जा सकते हैं। तो आयोग द्वारा जिनको अलाउ किया गया है केवल वो विजिट शीट, इसमें आप एंट्री लेते हैं कि कौन कौन विजिटर रहा। प्रेषक की 16 बिंदुओं की रिपोर्ट, इसकी भी चर्चा आपको तो ये हो जाएगी प्रेषक की 16 बिंदुओं की रिपोर्ट। इसके बाद है PS05। ये जो PS05 है इसके अंदर वोटिंग टर्नआउट होता है बेसिकली, जो मैंने आपको बताया था। हर पेज पे आप ये लिख लेंगे कि एपिक से डाले गए कि मतदाता कितने हैं, एपिक के अलावा अन्य मतदाता कितने हैं। तो ये जब लिख लेते हैं आप तो ये PS05 बनाने में बहुत आसानी हो जाती है। और इसके बाद निर्धारित प्रारूप पर जो मतदान रिपोर्ट देनी है। कोविड-19 से जुड़ी सावधानियाँ, इनको आप स्लाइड्स के माध्यम से देख सकते हैं। कोविड-19 की सभी सावधानियां आपको उसी प्रकार से बरतनी हैं जैसी बताई गई हैं। मास्क, सैनिटाइज़र, फेस शील्ड, दस्ताने ये आपकी किट के अंदर दिए गए हैं। ये दस्तानों का उपयोग है कि आप हर मतदाता को दाहिने हाथ के लिए दस्ताना देंगे और ये दस्ताना पहनकर ये बैलेट यूनिट के ऊपर जाकर वोट डालेंगे। अब ये हमारी जो स्लाइड है, आज हमारा प्रशिक्षण समाप्त होने वाला है। केवल एक वीडियो बचती है दोस्तों, जो कि है सीलिंग वीडियो, बेहद इम्पॉर्टेंट है और बहुत जल्द मैं उसको अपलोड कर दूंगा। अब यहाँ से हम जो नए भाग 5 इंट्रोड्यूस किए गए, भाग 1, 2, 3, 4 एवं 5, इनको देख लेते हैं। ये अभी इसी वर्ष इंट्रोड्यूस किए गए हैं। आइए इनकी विस्तृत चर्चा करते हैं। भाग 1 है मॉक पोल सर्टिफिकेट। ये मॉक पोल सर्टिफिकेट जो हमने पूर्व में बनाया है, मॉक पोल सर्टिफिकेट उसी की डिटेल्ड कॉपी है। इसके अंदर और विस्तृत चर्चा की गई है। ऊपर के जो 3 या 4 पॉइंट हैं, यहाँ जिक्र किया गया है कि आप चुनाव कहाँ करा रहे हैं। तो इसको मैं बार बार अनावश्यक रिपीट नहीं करूँगा, आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ देखिए मॉक पोल का संचालन और मॉक पोल का डेटा का जो सत्यापन किया है। सर्वप्रथम है क्रम संख्या, इसके बाद दिया गया है प्रत्याशी का नाम नोटा सहित, इसके बाद मॉक पोल में डाले गए मतों की संख्या, फिर रिजल्ट जांच करने पर सीयू में जो आपको रिजल्ट मिला, इसके बाद है वीवीपैट की पर्चियों में जो रिजल्ट मिला, और आखिरी कॉलम है, सेकंड लास्ट कॉलम है कि क्या इनका मिलान हो गया है, उसको आपको लिखना है कि बराबर है या नहीं। और आखिरी कॉलम है पार्टी ऑब्लिक निर्दलीय, यानी कि जिस भी पार्टी या निर्दलीय इनका जो कैंडिडेट का जो एजेंट वहाँ मौजूद था, यानी कि पार्टी निर्दलीय के संक्षिप्त नाम के साथ पोलिंग एजेंट के हस्ताक्षर, यानी कि पार्टी इनका संक्षिप्त नाम, आम आदमी पार्टी आप, भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस, इसके बाद में वो अपना साइन करेंगे, निर्दलीय लिखेंगे, निर्दलीय। तो ये इसके अंदर डिटेल मांगी गई है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट हो जाता है वो नीचे वाला भाग है। देखिए नीचे वाले भाग में प्रॉपर आपसे सारी डिटेल्स मांगी गई हैं कि क्या आपने सीयू का क्लियर बटन दबाकर इसको क्लियर कर लिया था, मॉक पोल के बाद वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स से सारी पर्चियां निकाल ली थी। ये और डिटेल्ड है, इससे आपकी जो जिम्मेदारी है वो और ज़्यादा सुनिश्चित होती है। इसलिए दोस्तों मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जहाँ भी आपका प्रशिक्षण लगा है अच्छे से अपना प्रशिक्षण सजगता के साथ उसको लें। और हेल्प के लिए मेरे ये वीडियोज़ हैं, यहाँ आप डायरेक्टली मुझसे कोई प्रश्न भी पूछ सकते हैं। आप बूथ पे पहुँचने के बाद भी ये वीडियोज़ देख सकते हैं। इसके बाद आप सीलिंग का वीडियो भी देख सकते हैं। बस मैं यही चाहूँगा आपके ट्रेनर के तौर पर कि आप कोई त्रुटि ना करें, आप अच्छे प्रकार से अपना इलेक्शन प्रक्रिया के तहत कराकर घर लौटें। यहाँ आगे बढ़ते हैं। आप देखिए मॉक पोल के बाद वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स से पर्चियाँ निकाल ली गई हैं, इसको बताना है हाँ कि ना। ड्रॉप बॉक्स से सभी पर्चियाँ निकालने के बाद वीवीपैट का खाली ड्रॉप बॉक्स सभी एजेंटों को दिखा दिया गया है। वास्तविक मतदान से पहले वीवीपैट का ड्रॉप बॉक्स, उसमें कोई भी पर्ची नहीं है, ये भी आपने सुनिश्चित कर लिया है और एजेंटों को आपने इसको दिखा दिया है।
इसके बाद इसका भाग, इसी का ही भाग है, भाग 1 में ही पोलिंग एजेंटों को कुल 0 वोट दिखा दिए गए। आपने 0 सुनिश्चित करा दिया था कि नहीं। मॉक पोल के बाद वीवीपैट का ड्रॉप बॉक्स एकत्रित पर्चियों के पीछे मॉक पोल स्लिप की मोहर लगा दी थी कि नहीं। इनको काले लिफाफे में रखकर प्रॉपर बॉक्स में सील किया कि नहीं। ये सारी डिटेल्स आपको इसमें प्रोवाइड करानी है। निम्न की उपस्थिति में, किन की उपस्थिति में आपने किया है, उपस्थित एजेंट्स के साइन यहाँ लेने हैं उनकी डिटेल के अनुसार, यानी कि उनकी पार्टी का नाम, उम्मीदवार और उनके साइन। इसके बाद नीचे दिया गया है कंट्रोल यूनिट पर प्रदर्शित समय, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय क्या था, वो आपको वहाँ लिखना है। यदि कोई और है तो वो भी इसकी जिक्र करना है। माइक्रो ऑब्जर्वर यदि वहाँ मौजूद रहेंगे तो उनके साइन भी आप यहाँ ले लेंगे। इसके बाद नीचे साफ साफ लिखा हुआ है, देखिए, ऐप द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि वास्तविक मतदान शुरू होने से पहले टोटल दबाकर 0 सुनिश्चित कर लिया गया। CU में कुल वोट 0 हैं। इसके बाद कंडीशन दी गई है कि 0 वोट नहीं है या दिखे, तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि देखिए आप पूरी प्रक्रिया दोबारा नहीं दोहराना चाहते हैं। आप पहले से ये सुनिश्चित करेंगे कि अच्छे प्रकार से आपने सब कुछ किया है, मॉक पोल बेहतरीन कराया है। मॉक पोल का वीडियो भाग 2 में दिया गया है। मॉक पोल के सर्टिफिकेट की चर्चा हमने इस वीडियो में की है, तो आप ये ध्यान देंगे। क्योंकि मॉक पोल के सर्टिफिकेट की यहाँ जिक्र इसलिए भी किया है क्योंकि ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हमारे कर्तव्यों की वीडियो ही ज़रूरी है, इसलिए हमने यहाँ इस भाग को शुरू ही किया है मॉक पोल के सर्टिफिकेट से। खैर, ये सारी डिटेल्स आपको भरनी है। इसके बाद निम्नलिखित लोग जो आपकी टीम के हैं, मतदान अधिकारी हैं, इसके अलावा कोई भी अधिकारी यदि वहाँ मौजूद हैं, उनके साइन आप यहाँ ले लेंगे। ये है भाग 2। दोस्तों याद कीजिए, भाग 1 के अंदर मैंने कंट्रोल यूनिट के ऊपर आपको दिखाया था बैटरी सेक्शन, कैंडिडेट सेट सेक्शन। बैटरी सेक्शन को मैंने आपको बताया था कि ये सील्ड मिलता है, ये दोनों सेक्शन सील्ड मिलते हैं, परंतु बैटरी सेक्शन को आपको एक्सेस, यानी कि आपको इस बैटरी सेक्शन को खोलना पड़ सकता है। तो बैटरी सेक्शन को खोलना पड़ सकता है, तात्पर्य क्या है, यदि कंट्रोल यूनिट की बैटरी खराब हो जाती है। अब आप कहेंगे सर खराब कैसे हो सकती है, आप तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी मशीन है, अच्छे से दी गई। देखिए, मशीन तो मशीन है, उसके अंदर आने वाली गड़बड़ी हम नहीं बता सकते हैं। हम सिर्फ ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपको दी जाने वाली मशीन इंजीनियर द्वारा प्रॉपरली चेक्ड है, उसकी बैटरी फुल करके दी गई है, परंतु ये सब मशीनी पार्ट्स हैं। यदि आपकी कंट्रोल यूनिट की बैटरी ख़राब होती है, यानी कि वहाँ लिखा हुआ आता है बैटरी लो या बैटरी एरर, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, बैटरी को चेंज करना है। तो यहाँ से इस सेक्शन की सील्स आपको हटानी होंगी, उन सील्स की डिटेल आपको लिखनी है। आपको आपके सेक्टर महोदय द्वारा बैटरी उपलब्ध करा दी जाएगी, नई बैटरी को वहाँ लगाना है और फिर से वहाँ वो सील्स लगा देनी है, यानी कि उन्हीं सील्स को नहीं लगाना है, जहाँ सील्स लगी हैं वहाँ दूसरी सील लगानी है। तो यानी कि जिन सीलों को आपने हटाया है उनका नंबर अपने पास लिख लेंगे, जिन सीलों को आपने लगाया है उनका नंबर लिख लेंगे, और ये ज़रूर सुनिश्चित कर लेंगे कि ये ज़रूर लिखना है सर्टिफिकेट में कि क्या एरर आया था, बैटरी लो, बैटरी एरर या कुछ और, क्योंकि सेक्टर महोदय वहाँ होंगे, उनके साथ उपस्थित मास्टर ट्रेनर या इंजीनियर भी वहाँ मौजूद होंगे, तो वो अपने आप देख लेंगे कि क्या एरर है, पर उस एरर का जिक्र इस सर्टिफिकेट में ज़रूर करना है। तो ये है कंट्रोल यूनिट के पावर पैक रिप्लेसमेंट से जुड़ा हुआ सर्टिफिकेट। तो यथास्थिति यानी कि मॉक पोल मतदान के दौरान या मतदान पूरा होने के समय यदि ये कोई गड़बड़ी आई है तो आप यहाँ भरेंगे, और यदि कोई भी गड़बड़ी नहीं आई है तो इसमें आप छोटा सा यहाँ लिख सकते हैं कि गड़बड़ी नहीं आई है, या फिर इसको ऐसे ही रख देंगे। तो भाग 1 हुआ, भाग 2 हुआ। अब बात कर रहे हैं भाग 3 की। देखिए यहाँ नीचे सेक्टर महोदय के सिग्नेचर की जगह दी गई है, और इसमें यहाँ पोलिंग एजेंट्स के साइन आप उनके समक्ष जो भी किसी भी प्रकार का एरर आया है, जो भी हुआ है, जो भी प्रक्रिया फॉलो की गई है, वो उपस्थित एजेंट्स के सामने हुई है, उनके साइन लेना ना भूलें, आवश्यक है। ये है भाग 3, इसमें पीठासीन अधिकारी की ही रिपोर्ट है। ये भाग 3 है कि मतदान समाप्त होने के बाद आखिरी वोटर के वोट डालने के बाद आपने क्लोज बटन दबाया है कि नहीं। क्लोज बटन दबाना बहुत आवश्यक है। मॉक पोल मतदान के दौरान और मामले या स्थिति के आधार पर
मतदान पूरा होने के बाद भरा जाना है। तो ये याद रहे कि मॉक पोल करा चुके हो, मतदान के दौरान या फिर कोई ऐसे अपरिहार्य कारण आ गए जिनकी वजह से आपको दबाना पड़ रहा है तो इसकी घोषणा की जाएगी। क्लोज बटन दबाने की भी डिटेल आपको देनी है, किन के सामने ये आपने दबाया है। मतदान अधिकारी, यदि वहाँ माइक्रो ऑब्जर्वर प्रेजेंट है, उपस्थित हैं, आपके सेक्टर महोदय उपस्थित हैं, उनके भी साइन आप यहाँ करा लेंगे, अपनी टीम के साइन करा लेंगे। इसके नीचे एजेंट्स के साइन की व्यवस्था दी गई है और ये सर्टिफिकेट तैयार हो जाएगा। अब इन तीनों सर्टिफिकेट्स को आपको एक लिफाफे में रखना है और उस लिफाफे के ऊपर ये विवरण लिख देंगे। आपके निर्वाचन का नाम, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, उसका नाम, लोकसभा जिस क्षेत्र के अंदर ये आ रहा है, लोकसभा का नाम लिखेंगे, लोकसभा का नंबर लिखेंगे, मतदेय स्थल की संख्या, आपका जो बूथ है उसकी संख्या क्या है, और पीठासीन अधिकारी द्वारा उक्त लिफाफों को मतदान की समाप्ति के बाद निर्वाचन सामग्री जमा करते समय पृथक से, अलग से रिटर्निंग आरओ महोदय को दिया जाएगा। ये है भाग 4। देखिए, आपको ये बताया गया था कि 2 प्रकार से मशीन खराब हो सकती है। या तो मॉक पोल के समय, सुबह सुबह आपको निर्देश दिए गए हैं कि भाई अपनी मशीन जो है वो सुबह ही खोली जाएगी। आपने जाकर के अपनी मशीन सुबह खोली, उसको कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद ऑन करने से पहले स्विच वीवीपैट का ऊपर किया और इसके बाद आपने पाया कि किसी मशीन में, इन तीनों के किसी भाग में, तीनों में से किसी एक में कोई परेशानी है। तो यही है वो सर्टिफिकेट जो इस समय बनाया जाएगा। मॉक पोल के समय देखिए यहाँ नीचे लिखा हुआ है, ये देखिए, मॉक पोल के दौरान कोई रिप्लेसमेंट, ये देखिए, मॉक पोल के दौरान कोई रिप्लेसमेंट यदि हुआ है तो यहाँ ये साफ साफ लिखा हुआ है। ये ऊपर का जो है ये आपका एड्रेस है, अपनी हम यहाँ से इसको हटा के दिखा सकते हैं। निर्वाचन क्षेत्र का नाम है, विधानसभा है, लोकसभा है, उसी प्रकार से। तो आइए हम यहाँ से वापस आ जाते हैं। अब हम आपको नीचे का पोर्शन दिखाते हैं। बीयू, सीयू या वीवीपैट, इनके बारे में बताया गया है कि भाई पोलिंग पार्टी की रवानगी के समय आप कौन कौन से नंबर की लेकर आए थे, तीनों में से टिक कर देंगे, इनकी आईडी लिख देंगे। मॉक पोल के दौरान जो भी यूनिट खराब हुई है उसमें टिक का निशान लगा देंगे, यहाँ ये खराब हुई है या कोई भी खराब हुई है, यहाँ वो निशान लगा दिया जाएगा, यहाँ निशान, यहाँ निशान, यहाँ जो भी। इसके बाद कार्य न करने का कारण, सीयू में प्रदर्शित एरर कोड का उल्लेख, मॉक पोल के दौरान रिप्लेसमेंट, जो आपकी रिप्लेसमेंट होकर आई है मशीन, उसके बारे में आपको लिखना है कि रिप्लेसमेंट होकर आई है, उसकी आईडी क्या है, ठीक है, उसका नंबर क्या है। इसके बाद नीचे क्या दिया गया है कि ये सारा कार्य किसके सामने हुआ। स्वाभाविक है वहाँ पोलिंग एजेंट्स मौजूद होंगे, इन पोलिंग एजेंट्स के सामने ये सब हुआ है और आपको मशीन लाकर किसने दी है, सेक्टर महोदय ने, तो स्वाभाविक है कि उनके साइन भी इसमें आएंगे। नेक्स्ट है भाग 5। अब हम अंत समय की ओर हैं, हमारी स्लाइड्स ख़त्म हो गई हैं, बस एरर्स रह गए हैं और हमारी सारी ट्रेनिंग ख़त्म होने वाली है। तो बहुत पेशेंस बना के आपने रखा और बहुत अच्छे प्रकार से आपने सारी ट्रेनिंग प्राप्त की अपने घर बैठे। तो भाग 5 जो है वो भाग 4 का ही दूसरा रूप है। कैसे है, क्योंकि भाग 4 बना था मॉक पोल के समय आने वाली समस्या का जिक्र करते हुए, मशीन कौन सी बदली गई, उसका नंबर, यहाँ वास्तविक मतदान में यदि कोई मशीन बदली जाएगी उसके बारे में डिटेल लिखनी है। क्या एरर आया था, किस परेशानी की वजह से ये मशीन बदली जा रही है, इसका जिक्र मॉक पोल में भी किया गया है और इसका जिक्र मॉक पोल के सर्टिफिकेट यानी कि भाग 4 में भी किया गया है और इसका जिक्र भाग 5 वास्तविक मतदान के समय या मतदान समाप्ति के समय का किया गया है। तो ये है भाग 5, यहाँ भी आप डिटेल में देख सकते हैं। देखिए ये लिखा है, वास्तविक मतदान के दौरान खराब पाई गई यूनिट की यूनिक आईडी। कौन सी यूनिट है जो खराब पाई गई, संबंधित यूनिट में खराबी पाए जाने का समय, संबंधित यूनिट की खराबी के समय सीयू में दर्ज मतों की संख्या, कितने मत पड़े थे, कार्य न करने का कारण, क्या एरर दिखाया गया, सीयू के ऊपर एरर आ जाएगा, क्या एरर कोड था, बीप की आवाज़ सुनाई दे रही थी या नहीं, अब रिप्लेसमेंट के रूप में जो यूनिट आई है उसका क्या नंबर है, दोबारा मतदान शुरू कितने समय किया गया। ये सब किन के सामने हुआ है, उन एजेंटों का नाम आप लिख देंगे। यहाँ एजेंटों का नाम आ गया है और नीचे सेक्टर महोदय के साइन। तो ये हैं आपके भाग
अब ये देखिए भाग 4-5 सेक्टर ऑफिसर द्वारा किसी मशीन के रिप्लेस होने की दशा में एकत्र किया जाएगा और सेक्टर महोदय को दिया जाएगा। तो जैसे ये एरर्स की बात कर रहे हैं तो हम अगले सेक्शन में बात करेंगे। सबसे नीचे की लाइन पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है, पीठासीन अधिकारी को वीवीपैट बैटरी निकालने के उपरांत ही वीवीपैट को कैरिंग केस में सील करना है। तो याद रखिए वीवीपैट की बैटरी निकालना ना भूलें। ये डूज एंड डोंट्स जो लिखे हुए हैं ये आपके वीवीपैट के ऊपर चिपके रहते हैं, तो आप इसको वहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम देखने वाले हैं कि प्रदर्शित होने वाले एरर्स। मैं चाहूँगा कि इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। वैसे ये आपको मिलने वाली जो मैनुअल है, इस मैनुअल के अंदर इन सभी एरर्स का जिक्र किया गया है। ये देखिए दोस्तों, पृष्ठ संख्या 155 आपको नहीं दिख पाएगा क्लियर, चूँकि ये फ्रंट कैमरे से बनाई जा रही है। ये देखिए यहाँ सेम इसी प्रकार से मैं अगला पेज आपको दिखाता हूँ, उस पर आपको और अच्छे प्रकार से ये नज़र आएगा। ये देखिए इन सभी एरर्स का जिक्र प्रॉपर इसी प्रकार से किया गया है। बिल्कुल यही इमेज है, इसी इमेज को सामने दिया गया है। सर्वप्रथम स्टार्ट है, मैं यहाँ से पढ़ देता हूँ उस किताब से, बिल्कुल वही लिखा है जो सामने लिखा हुआ है। मतदान, देखिए सामने वही लिखा है और मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ। मतदान संपन्न कराने हेतु BU/CU एवं वीवीपैट में आने वाले CU में प्रदर्शित या दर्शित एरर उक्त संबंध में अपेक्षित कार्यवाही का विवरण। क्रम संख्या 1, पावर ऑन LED नॉट ओके। तो ये सभी आपको इस प्रकार से लिखे हुए मिलने वाले हैं, हमने सामने दिए हैं ये आपको पढ़ाने के लिए, ताकि और विस्तृत प्रकार से इसकी चर्चा हो सके। 1 से 5 तक जो एरर्स लिखे हुए हैं क्रम संख्या, इन सभी में आपको अपने सेक्टर महोदय को इन्फॉर्म करना है और तुरंत में वो अपने इंजीनियर के साथ आएंगे और यथास्थिति देखते हुए कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। यहाँ लिखा भी हुआ है और आपकी बुकलेट में मैंने आपको पेज संख्या भी बता दिया है, पेज नंबर 165। पेज नंबर 165 एवं एक पेज और है वो भी हम आपको बता देना चाहेंगे, पेज नंबर 26। ये M2 EVM मॉडल के डिस्प्ले होने वाले एरर्स का जिक्र इन्होंने यहाँ किया है। आप पेज नंबर 165 याद रखेंगे तो वहाँ से आप, बल्कि आपकी बुकलेट के अंदर सब पूरी विस्तृत चर्चा इसकी की गई है, मैंने आपको बताया था। इस ट्रेनिंग की मदर है ये बुक, यहीं से ये ट्रेनिंग तैयार की गई है पूरी। तो आइए बढ़ते हैं आगे। 6 नंबर में चेंज बैटरी एरर है, इसके बारे में आपको बता दिया गया, भाग 2 इसके अंदर भरना है। चेंज बैटरी एरर, कंट्रोल यूनिट की बैटरी यदि चेंज करनी है। क्लॉक एरर, घड़ी से जुड़ा हुआ है, इसमें भी आपको अपने पीठासीन अधिकारी महोदय को, सेक्टर महोदय को सूचित करना है। इनऑपरेटिव यानी कि मशीन कह रही है मैं काम ही नहीं कर सकती हूँ। लास्ट में देखिए 9 नंबर पर लिखा हुआ है इनवैलिड। क्या ये शब्द आपने पहले सुना है? फर्स्ट पार्ट में जिन्होंने अभी तक हमारा भाग 1 भाग 2 नहीं देखा है, सुनिश्चित कर लें कि भाग 1 और 2 देख लें, अच्छी प्रकार से मशीन एवं मॉकपोल के बारे में जान लें। भाग 1 में ये साफ साफ मेरे द्वारा बताया गया है कि इनवैलिड एरर का मतलब है CRC क्लोज रिजल्ट क्लियर प्रॉपर नहीं किया गया है। मॉकपोल के समय या मॉकपोल से पहले CRC प्रॉपर नहीं किया गया है, इनवैलिड एरर शो कर रहा है। तो ये एरर आपके द्वारा ठीक हो सकने वाला एरर है। अनायास सेक्टर महोदय एवं अन्य टीम को परेशान ना करें, ये एरर्स अपने स्तर से ठीक करें, क्योंकि आप अब ये जानते हैं कि कोई भी एरर आना और मशीन का बदला जाना आपकी जवाबदेही सुनिश्चित करेगा भाग 4 और भाग 5 के रूप में। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ लिखा है LED नॉट ओके, की बटन नॉट ओके। ये सब, इन दोनों एरर्स में भी आपको अपने अधिकारी को सूचित करना है, सेक्टर मजिस्ट्रेट को सूचित करना है। BU नॉट रिस्पॉन्डिंग, तो ये देखिए एक बार अपने कनेक्शंस चेक कीजिए, क्या आपने BVC बेबी वोट करने चला, आपको याद होगा ये ट्रिक भाग 1 में बताई गई है, क्या आपने प्रॉपर कनेक्शन किए हैं। इसके बाद लिखा है BU नॉट कनेक्टेड। BU नॉट कनेक्टेड का मतलब है कि BU वीवीपैट में केबल कनेक्शन सही से नहीं हुआ है, ठीक है। BU नॉट रिस्पॉन्डिंग की दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, जिससे पूर्व में लिखा है थंब व्हील स्विच विंडो, यानी कि जो 01 कितनी मशीन आपके यहाँ यूज़ हो रही हैं उसके अनुसार सही नंबर पर ये स्विच नहीं है, ये भी सुनिश्चित कर लेंगे। यहाँ प्रॉपर लिखा हुआ है, आपकी बुकलेट के अंदर दिया गया है। इसके नीचे आपको दिख रहा है प्रेस्ड एरर, यानी कि BU बैलेट यूनिट के ऊपर कोई बटन प्रेस्ड है। कोई उद्दंड व्यक्ति अंदर गया वोटिंग कंपार्टमेंट में और उसने बैलेट यूनिट के बटन के अंदर
कुछ कागज़ या कोई ऐसा टुकड़ा फंसा दिया है ताकि वो बटन प्रेस्ड रह जाए और आप परेशान हो अनायास। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, नियम 49Q, जब मतदाता वोट डालकर चला जाएगा, आप देख रहे हैं कि आपकी कंट्रोल यूनिट के ऊपर वो एरर लगातार प्रदर्शित हो रहा है। एरर लिखा है BU प्रेस्ड एरर, यानी कि बटन प्रेस्ड है, प्रेस्ड एरर BU से जुड़ा हुआ है, कोई बटन प्रेस्ड है। तो आप तुरंत वोटिंग कंपार्टमेंट में जाएंगे एक एजेंट को लेकर और चेक करेंगे कि हमारी BU बैलेट यूनिट में कोई बटन प्रेस तो नहीं है। यदि फिर भी आप इसी त्रुटि का सामना करते हैं और इसको ठीक नहीं कर पाते हैं तो तुरंत आप सेक्टर महोदय को सूचित करेंगे और वो अपनी टीम के साथ आकर आपकी तुरंत तत्काल प्रभाव से हेल्प करेंगे। इसी के साथ नीचे दिए गए सभी एरर्स VVPAT से जुड़े हुए हैं और इन एरर्स में प्रॉपरली ये लिखा हुआ है कि कौन से एरर में क्या सोल्यूशन आपको करना है। इसके अंदर एक एरर आता है VVPAT नॉट रिस्पॉन्डिंग। VVPAT नॉट रिस्पॉन्डिंग एरर आपके द्वारा ठीक हो सकने वाला एरर है। आपके द्वारा ठीक हो सकने वाला एरर क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि इस एरर में VVPAT नॉट रिस्पॉन्डिंग लिखा है, यानी कि VVPAT कनेक्टेड तो है, चल भी रही थी, सब सुचारू चल रहा था, पर बता रहा है VVPAT नॉट रिस्पॉन्डिंग। तो VVPAT के पिछले भाग में नोब लगा है प्लास्टिक का, सर्वप्रथम तो वो खड़ी पोजीशन में चल रहा था, परंतु किसी उद्दंड व्यक्ति ने जाकर उसको लिटा दिया है। तो ऐसी पोजीशन में आपको क्या करना है, उसको खड़ा कर देना है। दूसरी कंडीशन यही उत्पन्न होती है, मैंने आपको बताया था VVPAT के पीछे जहां लैच लगता है, मेल सॉकेट VVPAT के अंदर आके लगता है, BVC बैलेट यूनिट का वायर आके लगता है, वहां 1 और 2 नंबर एक स्विच दिया है। हो सकता है कोई उद्दंडता स्विच की घुमा के ना करे, उस 1 नंबर को 2 पर कर दे, तो कुछ देर तक तो आपकी मशीन हो सकता है चले, पर कुछ देर बाद वो बंद हो जाएगी, यानी कि वो ये दिखाएगी VVPAT नॉट रिस्पॉन्डिंग। तो हो सकता है इस कंडीशन में आप ये चेक कर लें कि नोब तो खड़ा है, यानी कि जो नोब हमने बताया है उसको तो वर्टिकल पोजीशन में है, परंतु सर फिर भी ये नॉट रिस्पॉन्डिंग ही दिखा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में वो 1 और 2 नंबर भी चेक कर लें कि आपके बूथ पर इस्तेमाल हो रही मशीनों के अनुसार, यानी कि यदि वो 12 से कम है तो इसकी संख्या 1 पर होगी, तो स्विच 1 पर है या नहीं। जब आप इसको 1 पर कर लेंगे, या पहला एरर क्या था, वर्टिकल पोजीशन हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल कर लेंगे, तो इस कंडीशन में आने के बाद आपको मशीन पुनः बंद करके ऑन करनी होगी। फिर भी अपने आप को सेफर साइड, अपने आप को बचाते हुए आप स्वयं इतना सब कुछ करने की कोशिश ना करें, तुरंत अपने सेक्टर महोदय को फ़ोन कर लें, उनके साथ उपलब्ध इंजीनियर आपकी तुरंत हेल्प करेगा। तो दोस्तों, अब आज हमारी वीडियो का अंत हो रहा है। भाग 1, भाग 2 एवं भाग 3, इन तीनों में संक्षिप्त रूप से पूरा चुनाव कवर करने की कोशिश की गई है मेरे द्वारा। मैं चाहता हूं आपकी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके उतनी हेल्प हो। यहाँ मैं अपने जिलाधिकारी महोदय का धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्होंने हमें ऐसा मंच प्रोवाइड किया, ऐसा मंच दिया कि हम आप लोगों की मदद कर सकें। हमारे प्रधानाचार्य महोदय श्री KM सिंह जी, जिन्होंने हमें सदा इसके लिए प्रोत्साहित किया है कि आप ये वीडियोस बनाइए, इन कर्मचारियों की मदद कीजिए, अच्छे से अच्छा प्रशिक्षण दीजिए। तो दोस्तों, अगली वीडियो होगी सीलिंग की, और मैं ऐसा मानता हूँ कि मैंने आपको एक ठीक ठाक प्रशिक्षण देने की कोशिश की है। यदि त्रुटिवश कहीं कुछ गलत सूचना मेरे द्वारा दी गई है तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, मैं उसको पुनः ठीक करूँगा। और सांवेदिक असांवेदिक लिफाफों की फ़ोटो यदि मैं डाल सका तो जल्दी डालूँगा, परंतु एक वीडियो की जिम्मेदारी मेरे पास बची है, जिसका वादा मैंने आपसे किया है और जो ज़रूरी भी है। पूरा प्रशिक्षण तभी होगा जब हम वो सीलिंग वीडियो डाल देंगे, तो मैं जल्द ही वो सीलिंग वीडियो लाऊँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। नमस्कार।